बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आज हफ्ते का पहला दिन है तो आपका पूरा हफ्ता ही आज इस पहले दिन के साथ साथ बहुत ही अच्छा गुजरे। और जैसे कि हमजा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे लड़के ख़ास तौर पर सब्जियां इतने शौक से नहीं खाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो शौक से खाते हैं, बाकी मजबूरी से खा रहे होते हैं, पसंद नहीं होती। लेकिन वैसे सब्जियाँ खाने के बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसके जो है ना पॉजिटिव असरात इसके देखे गए हैं कि सब्जियां अगर बच्चे खाएं, क्योंकि बच्चे भी वैसे शौक से नहीं खाते हैं बड़ों की तरह, बिल्कुल नहीं खाते। लेकिन एक रिसर्च तुम मुझसे जब शेयर कर रहे थे तो मैं सोच रही थी कि अब ये अच्छा तरीका है बच्चों को सब्जियां खिलाने का कि क्वांटिटी बढ़ा दी जाए। हाँ जी, अमेरिका के अंदर जी ये रिसर्च की गई है। उन्होंने कहा कि वालिदैन खुद चाहे सब्जियां खाते हों या ना खाते हों, लेकिन जब डॉक्टर्स तजवीज़ करते हैं कि अपने बच्चों को सब्जियां भी खिलाएं तो वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि इनको किस तरह से खिलाया जाए, बच्चों को अट्रैक्ट किस तरह से किया जाए। वो कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे खा नहीं रहे होते। इसका उन्होंने हल बता दिया। उन्होंने तकरीबन ये बच्चे थे 65 के करीब, जिनको लिया, उनकी उम्रें थी 3 से 5 साल के दरमियान। उन्होंने किया क्या कि अगर आप 60 ग्राम सब्जी के लेते हैं, यानी कि हम वैसे कर लेते हैं कि 10 आप पीसेज लेते हैं तो आप उनको 20 कर दें। अगर 60 ग्राम लेते हैं तो उनको 120 ग्राम कर दिया गया। हुआ ये कि प्लेट में ज़्यादा सब्जी नज़र आती थी। तो उन्होंने कहा बच्चों की साइकी है कि बच्चे ना एक हद तक करके कहते हैं फिनिश कर लिया। हाँ। तो वो बच्चे जब खा रहे होते हैं बच्चों को लगता है अभी भी बहुत पड़ा है, अगर अभी तो थोड़ा सा देंगे तो वो थोड़ा सा में से भी बिल्कुल उससे भी कम खाएंगे। अगर आप उसको मिकदार उतनी प्रोवाइड करेंगे बच्चे उतना ही खाएंगे। तो ऐसे अगर आप मिकदार जो उसकी है वो बढ़ा देंगे तो बच्चों को लगेगा कि भी अभी बहुत ज़्यादा पड़ा है, उन्होंने खाना। अभी तो फिनिश वाली अभी लाइन आई नहीं आई। अभी मैं ये नहीं कह सकता मामा को फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया तो बस करें। तो वो बच्चे जब ज्यादा मिकदार होगी तो बच्चे आंखों की वजह से जो देख रहे होंगे बच्चे उसको ज्यादा खाएंगे। और उन बच्चों ने एवरेज जब निकाली गई 67% ज्यादा फी बच्चा जो है उन्होंने सब्जी खाई जो वो आम तौर पर खा रहे थे इस टेक्निक के बाद। तो वालिदैन के लिए उन्होंने एक टेक्निक बता दी है कि जी कि आप ये कर सकते हैं कि पीसीस को बढ़ा दें, जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दें, बच्चे भी शायद जो हैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ना वो उसको जो है ना अच्छे तरीके से उनको प्रेजेंट भी करना, तब भी फिर होता है कि बच्चे जो है ना वो शौक से खाते हैं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे बेचारे खा लेंगे, लेकिन बड़ों में ऐसी कोई रिसर्च अभी नहीं है। बड़े वैसे भी धोखा नहीं खा सकते। वो कहेंगे हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियां ना दी जाए, हमें गोश्त दे दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चले जी, कोरोना वायरस की सबसे पहले बात करेंगे। मुस्बत केसेस की शरह तो मुसलसल कम ही हो रही है, जबकि मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी अब कामयाबी से जारी है। और अब एक अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन की किल्लत का मसला भी मुकम्मल तौर पर हल हो रहा है। यकीनन ये अच्छी खबर है। अमेरिका पाकिस्तान को कोरोना वायरस से बचाव की मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेस अतिया करेगा, जबकि हुकाम ये बताते हैं कि इसके अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी जल्द लाई जा रही है और फाइजर वैक्सीन की भी मजीद खेप जुलाई के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। जबकि एस्ट्राजेनेका की अगर बात की जाए तो 12 लाख से जायद डोजेस अगले हफ्ते पहुंचने का इम्कान भी जाहिर किया गया। सिंध की बात कर लेते हैं। खासतौर पर कोरोना SOPs के तहत आज से तमाम मज़ारात और दरगाहें खुल जाएंगी, कुछ नरमियाँ कर दी गई हैं। ये तो सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड लाजमी है, लेकिन कराची के बंगाली जो हैं वो मुकीम है, वहाँ पर तकरीबन 30 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। तो कौमी शनाख्त से महरूम बंगालियों ने हुकूमत पाकिस्तान से कोरोना वबा से बचाव के लिए मदद की अपील की। बल्कि वफाकी वज़ीर असद उमर जो है उन्होंने भी कहा है कि चौथी लहर जो है उससे ख़बरदार। तो उन्होंने किया था, उन्होंने कहा कि अगर खैमा बस्तियों में रहने वाले बंगालियों और दीगर तारकीन वतन की वैक्सीनेशन ना की गई तो कराची जैसे कसीर आबादी वाले शहर में वबा का फैलाव जो है वो खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, जो कि वाकई में बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं अगर वैक्सीनेशन उनकी नहीं की जाएगी तो सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। अफगान बाशिंदों के हवाले से भी यही बात पहले हुई थी और बात की जा रही थी, कोई मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीनेट किया जाएगा। इकरा ये अहम चीज़ें हैं। कराची में और हम सिंध की जो बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम देख रहे थे केसेस ज़्यादा थे, बाकी पाकिस्तान के अंदर केसेस कम हो गए थे। आज से नरमियाँ की जा रही हैं, तो ये भी देखना होगा कि अब मुस्बत शरह वहाँ पर क्या है। नरमी देखी जा रही है। इस सारे सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध कासिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कासिम साहब, कराची की अगर बंगाली आबादी की बात की जाए तो शनाख्ती कार्ड नहीं है उनके पास, ऐसे में वैक्सीनेशन का अमल कैसे किया जाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो इशू है ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था एक मंथ बैक। तो उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की थी हमारी जो टास्क फोर्स की मीटिंग में हमारे वज़ीर आला साहब की जितने भी एक्सपर्ट उन सब की राय थी कि हमें, जैसे आपने फरमाया कि उनको वैक्सीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर दे कैन बी सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो फिर हमने ये उस वक्त ड्राइव किया था कि न सिर्फ ये, लेकिन कुछ बाकी जैसे अफ़गानिस्तान से लोग आए हुए हैं, उनके पास भी एक सर्टन लोगों के पास तो इमिग्रेशन, वो क्या कहते हैं, इमिग्रेंट के हैं कार्ड्स वगैरह हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। और तीसरा था कि जो हमारे जो तीसरी नस्ल वाले जो लोग हैं पर्टिकुलरली, उनके पास भी जो है वो आईडी कार्ड्स नहीं है, उनका भी एक इशू था। तो हमने ये उन तीनों के लिए कहा था कि दे मस्ट शो सम आइडेंटिटी से मुराद ये कि अपना फ़ोन नंबर लिखवा दें, कहाँ रहते हैं, और इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स हमने एक प्रोफार्मा बनाया है कि आप वो प्रोफार्मा भरें और आपके जो है वो हम उनकी वैक्सीनेशन कर देंगे। कोई मतलब ये नहीं है कि उनकी अगर से फॉर एग्जांपल नेम्स के अंदर या उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है तो उनका इशू होगा। अदरवाइज भी वो लोग कहीं ट्रैवलिंग तो कर नहीं सकते या बाहर तो जा नहीं सकते विदाउट एनी आइडेंटिटी। तो हम ये चाह रहे थे कि हम उनकी जो भी उनके पास इस वक्त कोई भी पता है, फ़ोन नंबर है या एनीथिंग दैट दे हैव, वो हमें रजिस्टर्ड करवा दें तो हम उनकी वैक्सीनेशन कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत बड़ी तादाद इन लोगों की है जो पर्टिकुलरली जो हमारे इब्राहिम हैदरी का एरिया है जहाँ पर ये लोग ज़्यादा रहते हैं, फिशरमैन की जो कॉलोनी है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, और हमारा सोराब गोट का ऐसा एरिया है जहाँ पर ये लोग ज़्यादा रहते हैं। ज़ाहिर है कुछ ऐसे कराची के अंदर ही स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लोग ज़्यादा रहते हैं। सो इफ़ दे आर रेडी, और हम ये भी कर सकते हैं, उनके पास टीम भी भेज सकते हैं। और ये भी आज हम इस पर थोड़ा डिस्कशन अभी आधे घंटे के 1 घंटे के बाद हम मीटिंग है, और इंशाल्लाह इस पे एक कंक्रीट डिसीजन जो है वो उन लोगों के लिए हम अनाउंस भी करेंगे। ठीक है कासिम सुमरा साहब, ऐसे ही कुछ मामला ट्रांसजेंडर्स के हवाले से भी सामने आ रहे थे, वो बताइएगा कि उनको वैक्सीन लग रही है इस वक्त? यस, उनके लिए भी हमने यही ड्राइव किया था कि आप दे शुड कम टू द सेंटर, और उनके पास जो भी शनाख्ती किसी किस्म की आइडेंटिटी से मुराद ये है कि वो कहाँ रहते हैं या जो है वो उनका सिर्फ कोई अता पता हमें ये हो ताकि वो हमारे रिकॉर्ड में हो कि ये लोग भी हमने वैक्सीनेट कर दिए हैं। तो वी आर रेडी टू वैक्सीनेट देम, दे शुड कम टू आवर सेंटर्स। आप अपनी थोड़ी सी जो भी उनके पास कागज़ पर है तो वो हमें दिखा दें और हम उनकी वैक्सीनेशन कर देंगे। ठीक है कासिम सुमरा साहब, बहुत शुक्रिया। सिंध के जो हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, ख़ास तौर पे ये ऐसे लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत अहम मसाइल हैं। क्योंकि इकरा देखो, एक शख्स जिसके पास शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, अगर वो कोरोना से मुतासर हो जाता है तो वो उतना ही ख़तरे से मतलब दो चार कर सकता है दूसरों को कि जिस शख्स के पास शनाख्ती कार्ड है। जो लोग यहाँ पर मुकीम है, जो रह रहे हैं, उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके लिए मैकेनिज़्म होना चाहिए। और मैकेनिज़्म जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम बना भी रहे हैं, इस तरह कोशिश कर रहे हैं, तो एक यानी कि खुशाइन एक बात है कि आप मैकेनिज़्म बना रहे हैं ताकि इस तरह के लोग जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है वो भी वैक्सीनेट हो सके, कुछ भी आइडेंटिटी अपनी शो करनी होगी। खैर जो भी अब उनकी तरफ से गाइडलाइन सामने आएंगी, सिंध गवर्नमेंट आज कुछ फैसले कर रही होगी, उसके बाद वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से बड़ी कुछ अहम बातें की गई हैं। दुनिया उसकी इज़्ज़त करती है जो पहले अपनी इज़्ज़त करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कौम को एक बार फिर खुददारी का दर्स दिया है, और ये नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान और लिबास का इस्तेमाल एहसास कमतरी है दरअसल। बिल्कुल, यानी कि वैसे देखा जाए हमजा तो आजकल ये काफ़ी चीज़ें जो है ग्रो कर रही हैं, एहसास कमतरी का शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं इन्हीं वजूहात की बिना पर। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर हमें अपना मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करना है तो हमें पाकिस्तानियत को फ़रोग़ देना होगा। और उन्होंने कहा कि सॉफ्ट इमेज कोई चीज़ नहीं है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जब पाकिस्तानियों को इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त कहा गया तो हमारे अंदर ये दिफाई सोच पैदा हुई कि हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रमोट करेंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम अमेरिका के लिए जंग लड़ रहे थे और वो हमें बुरा भला कह रहे थे, हालांकि हमें उनकी जंग में हिस्सा लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और उस वक्त पाकिस्तान के लिए
कहा गया कि ये बहुत ख़तरनाक जगह है, यहाँ बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद मौजूद है। उन्होंने मज़ीद भी ये कहा है कि हमने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कॉपी करना शुरू कर दिया, दुनिया में सिर्फ असल चीज़ बिकती है, कॉपी नहीं बिकती। बिल्कुल, और दुनिया में उन्होंने कहा है कि आइडियाज़ को पजीराई मिलती है। हमने फिल्में बनाने में उन्होंने कहा कि अपनी सोच के बजाय दूसरों का कल्चर अपना लिया, जबकि हमारे टीवी ने बेहतरीन काम किया जो भारत में भी देखा जाता है। अपनी सोच लेकर आएँ और नाकामी से ना घबराएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। ये एनलाइट मॉडरेशन क्या चीज थी? अंग्रेजी कपड़े पहन लूं तो ये हम, यानी कि हम आप ही की तरह हैं, ये हमारा सॉफ्ट इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है आपका। आप हमारी जो सॉफ्ट इमेज होता है वो खुददारी से आता है, सेल्फ बिलीफ से आता है। लोग, दुनिया उसकी इज्जत करती है जो पहले अपनी इज्जत करता है। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया और करता हूं हर साल। इससे ज्यादा जेनरस लोग आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे जितनी हमारी कौम है। मेरा अपने यंग फिल्म मेकर्स को यह है कि अपनी ओरिजिनल, अपनी सोच लेके आए और इससे घबराएं ना कि मैं फेल हो जाऊंगा। कभी वो जीत नहीं सकता जो हारने से डरता है। हमेशा दुनिया में वो जीतता है जो बड़े बड़ी रिस्क लेता है। जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा आपने जो है मुलाहिज़ा किया, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। प्रोफेसर साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, काफ़ी ज़्यादा अल्फाज हैं, सॉफ्ट इमेज है, ख़ुददारी है, इसके साथ खुद मुख्तारी भी लिंक्ड है। सबसे पहले सॉफ्ट इमेज की बात कर लेते हैं। सर, ये असल में होता क्या है? क्या ये कोई चीज़ वाकई वजूद रखती है अपना? मेरा ख्याल है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है उन बातों में बहुत वजन है, और वो किसी भी कौम का जो तशख़्ख़ुस है वो असल में उसका असल इमेज है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, वो जो भी है। देखिए, अरब, अगर आप कहना कि अरब कौम, तो अरब चाहे यहूदी हो या ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, वो उसके मजहबी अकीदों के अलावा उसका अरब तशख़्ख़ुस हमेशा पहचाना जाएगा। आप बैत में जाए, वहां आपको अरबी नजर आएगा, बाद में पता लगेगा कि ये यहूदी था या ईसाई था, मगर वो अगर अरब था तो उसका एक खास करैक्टर, उसकी एक खास पहचान है। यही आप किसी जर्मन को देख लें, किसी चाइनीज को देख लें, जापानीज को देख लें। अनफॉर्चुनेटली 70 साल में हम गुलामी से जब निकले तो वो जो एक सफर था गुलामी से आजादी का, वो हम सही तरीके से तय नहीं कर पाए, और हमारी सोचों में अभी वो गुलामी के जो छाप लगी हुई है वो हमारे किरदार के अंदर झलक कर आती है। अगर आप कभी किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं जहां एक बड़ा सिविल ब्यूरोक्रेट बैठा हो, तो अभी भी आपको उसके लहजे में एक्सेप्शंस मौजूद हैं। जो यंग लोग आ रहे हैं डिफरेंट हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकता है, मगर अभी भी उस दफ्तर में आने वाले बंदा उनकी नजरों में साइल है, यानी वो खुद पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वो जो आ रहा है वो समझने वाला एक साइल है, और ये आका है जो अंदर बैठा हुआ है। इसी तरीके जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि अंग्रेजी के बारे में हमारी बहुत ज्यादा एहसास कमतरी है। आप कारी मीटिंग में देखें, सब लोग पंजाबी बोल रहे होंगे, उर्दू बोल रहे होंगे। जब मीटिंग शुरू हो गई, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव गैदर्ड हियर टुगेदर फॉर दिस, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे बगैर किसी वजह से। इसी तरीके से हमने अपने स्कूल के बच्चों को, आप घरों में जाए ना तो वो लोग जरा थोड़े खाते पीते हैं जिनके बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, पता नहीं माएँ इस बात पर क्या फख्र महसूस करती हैं, बेटा प्लेट को फिनिश करो, बेटा शेक हैंड करो, बेटा हाँ जी, गुड बाय। अच्छा, ये सब चीजें वो हैं जो बुनियादी तौर पे हमें बिल्कुल आधा तितर आधा बटेर इसने बनाया हुआ है। अपना जाती तशख़्ख़ुस जो है, मैं हैरान हुआ वो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है ना कि अब से सरकारी जबान उर्दू होगी, वो अंग्रेजी में था सर, तो खिताबत की जाएगी, वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ सर। तो हाँ जी, तो इसलिए मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म साहब अक्सर ये बात करते हैं, अपने किरदार से भी वो इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपनी यूथ को ये बात बतानी है कि हमारा जो अपना तशख़्ख़ुस है उसकी बुनियाद ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई, मोहब्बत, बड़ों की इज्जत, छोटों के ऊपर शफकत, ये वो किरदार हैं, एम्पैथी, ये वो किरदार हैं जिनकी बुनियाद पर तशख़्ख़ुस बनता है। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से या अंग्रेजी कपड़े पहनने से या उस तरह के जेस्चर्स इख्तियार करने से ऐसा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें सकाफत की, तो मुल्क की सकाफत में हमें ओरिजिनलिटी लाने की कितनी जरूरत है इस वक्त? जी, बहुत जरूरत है। असल में आप देखिए ना, एक दरख्त है, उस दरख्त को आप जड़ से काट दें और साइडों से उसके ऊपर पानी डालते रहें तो वो कितनी देर तक रहेगा? तो जो चीज अपनी मट्टी से जन्म लेती है, जो कि तहजीब अपनी जड़ों से जिसको पानी मिलता है,
तो वही तहजीब तो रहती है। और मजेदार बात यह है कि अगर तहजीब पे गौर करें, जो हमारी सिंध की तहजीब है, जो हमारी बलूचिस्तान की तहजीब है, पंजाब की है, और हमारे जो है केपी के यानी सरहद, सूबा सरहद जो इसको साबका कहते थे, वहाँ की हमारी जो कबायली तहजीब है, ये बहुत सराइकी तहजीब है, ये बहुत ही रिच तहजीब है। इसमें एक मोहब्बत है, इसमें एक रवादारी है, इसमें एक खानदान है, बिल्कुल, और इसके अंदर एक बहुत ही नफासत है। कभी आप अंदरून सिंध में किसी के घर चले जाएं, इसी तरह अंदरून बलूचिस्तान में चले, कहीं भी आप हमारे अंदरून के इलाके में चले, लोग आपको इतने मेहमान नवाज नजर आएंगे, इतने बायात पसंद नजर आएंगे। तो हमें उजागर करना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर साहब, ये भी बताएं कि हम खुद मुख्तारी बात कर रहे हैं, खुददारी की, लेकिन हमने हमेशा से ये देखा है कि अगर आप खुद मुख्तार नहीं होते तो आप खुददार कैसे हो सकते हैं। इनको लिंक किया जाता है हमेशा से, आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले करते हैं, और वही फैसले शायद पाकिस्तान को हमेशा से करने पड़े हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले हम कर रहे थे, आज भी हम कर रहे हैं। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, क्या हम बहैसियत कौम खुददार हो सकते हैं? सर देखिए, खुद मुख्तारी इख्तियार करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हम अपने वसाइल को बढ़ाएं, तो वसाइल को बढ़ाने की कोशिश तो करनी चाहिए। एक उसका और भी आसान तरीका है कि हम अपने अखराजात को कम करें, दोनों काम साथ साथ करें। एक तरफ तो हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हमने ब्रांडेड मोबाइल जरूर खरीदने हैं जी। एक तरफ तो हमारा यानी हमारी तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ रहा, दूसरी तरफ हमने हर कमरे में एसी जरूर लगाना है, बिल्कुल लग्जरीज एंजॉय करनी है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये कौमी कल्चर हमें ऊपर से ट्रिकल करता हुआ नजर आना चाहिए। देखें, जहां तक इमरान खान साहब की अपनी जाती जिंदगी है, उनकी जाती जिंदगी के अंदर तो ये बिल्कुल उनकी जाती जिंदगी में तो ये बिल्कुल हमें नजर आता है, रिफ्लेक्शन होती है उनका खाना पीना, बैठना। मैं जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हाउस गया था, जब उन्होंने वो बुलाया था, तो उसमें लोग तो कहते हैं ना कि वो सिर्फ बिस्किट खिलाते हैं, उन्होंने तो हमें पानी की एक बोतल ही दी। तो खैर, मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि आप अपनी खुद मुख्तारी के लिए एक तरीका तो ये है कि अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करें। वो बहसीत कौम हमें करनी चाहिए, हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए, इंडस्ट्री पे तवज्जो देनी चाहिए, हमें प्रोडक्शन पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें कौम को ये भी सिखाना चाहिए कि कम अखराजात में कैसे गुजारा करते हैं। आप मौजूद हैं, आप कभी चाइना में जाएं और चाइना में जाके उनके अंदरून शहर में उनके घरों में जाके देखें, आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी सादा जिंदगी गुजारते हैं, कितना थोड़े खाने में गुजारा कर लेते हैं, किस तरह चीजों के साथ अपने घर में रह लेते हैं। सर पाकिस्तानियत के ऊपर, सर पाकिस्तानियत पे बात कर लेते हैं ज़रा, कि कुछ लोग नाकदीन भी हैं, कुछ तनकीद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानियत की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम बॉलीवुड को देख के मुतासिर हो रहे थे, हमने वैसी फिल्में बनाना शुरू की, हमारे साथ जो हुआ वो हम देख रहे हैं, हमारे ड्रामाज अच्छे हैं। लेकिन साथ ही जो नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि आप भी तो कह रहे हैं कि टर्किश सीरीज़ को देख लें, अर्तुगरुल को देख लें, वो भी तो पाकिस्तान की सकाफत तो नहीं है। अब ये क्या कोई कन्फ्यूजन है? वो तालीमात का कहना चाह रहे हैं कि अर्तुगरुल की जो तालीमात हैं उनको फोकस किया जाए या उसकी प्रोडक्शन को देखा जाए, क्योंकि तनकीद तो ये वज़ीर आज़म पर बहरहाल हो रही है। जी देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, जहाँ एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि इल्म जो है वो मोमिन की मीरास है, खोई हुई मीरास है। अगर हमें कोई भी इल्म यहूदियों से मिलता है, कोई भी इल्म यूनानियों से मिलता है, देखिए जो असल में जब जो इस्लाम की अहया हुई थी और जो इस्लाम की साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर था, वो जो इल्म था वो उसकी जो कॉग्निटिव बेसिस थी वो तो यूनान से आई थी। तो वो जो एक इल्म था वो आया, फिर यहाँ हमें तजुर्बात को शामिल करके वो हमारे यानी बड़े साइंसदानों बुजुर्गों ने उसको आगे लेके गए। फिर ये जो हमारा इल्म था ये यूरोप में गया, तो उसके साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई, तो उसकी शक्ल वहां शुरू हो गई। तो इसी तरीके से इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि किसी तहजीब, किसी ग्रुप, किसी मुल्क और किसी भी जबान के लोगों से हमें अगर इल्म मिलता हो तो उसको तो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उस इल्म के आने की वजह से हमारी जो अपनी तहजीब है उसको मुतासिर नहीं होना चाहिए। जो हमारा तशख्खुस है, जो हमारी अपनी पहचान है, जो हमारी अपनी खानदानियत है, वो नहीं मुतासिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, वज़ीर आज़म ने बड़ी अहम बातें की हैं और ये अहम बातें हमें बचपन में पढ़ाई भी जाती रही हैं। अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, ये वो वाला मामला है। हम बचपन से ये शेर पढ़ते आए हैं
सुनते आए हैं, लेकिन हम इस पे अमल नहीं कर पा रहे हैं। हम फ़ख्र महसूस करते हैं अंग्रेज़ी के चंद अल्फाज कहा जाए रवानी से बोलते हुए। अब मैं वो फ्लुएंट ही बोलने लगा था क्योंकि हमारी ज़ुबान में इतनी चीज़ें वो राइज हो चुकी हैं कि हम उनको बोल जाते हैं रवानी के अंदर। तो बड़ा अच्छा समझा जा रहा होता है और उसको बुरा समझा जा रहा होता है जो अपनी इलाकाई ज़ुबान में बात कर रहा होता है। तो आप अपनी इलाकाई ज़ुबानों को भी जो है तरवीज है कि आप अमल भी करें, अपनी ज़ुबान की जो है तरवीज के लिए काम करें और अपनी ज़ुबान को बोलते हुए भी फ़ख्र महसूस करें। बिल्कुल ऐसे ही है। जब बचपन में बोला जाता था कि आपकी मादरी ज़ुबान क्या है, तब हम फ़ख्र से बताते थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तब हम फ़ख्र से नहीं बता रहे होते, तब हम कहते हैं बोल भी नहीं पा रहे होते हैं, शायद हमें बोलनी भी नहीं आती है। तो इलाकाई ज़ुबानों की भी अगर हम खास तौर पे बात करें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, तो वो मर जाती हैं अगर आपके बच्चे वो नहीं बोलते। अपने बच्चों को अपनी ज़ुबानें लाजमी तौर पर सिखाएं। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे जनूबी पंजाब की, जो मुल्क का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है, लेकिन सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका भी यही है, जहाँ दूर दूर रेत उड़ती है, भूख भी यही परवरिश पाती है और प्यास भी यही उगती है। सब मानते हैं कि जनूबी पंजाब के मसाइल का हल अलग सूबा ही है, मगर महरूमियों के शिकार मकामी अफराद को अब तक तो सिर्फ वादों से ही बहलाया जा रहा है। अब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक बार फिर यकीन दिलाया कि तहरीक इंसाफ अवाम से जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का जो वादा है उसको निभाएगी, उसको पूरा किया जाएगा। मुल्तान में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का मुतालबा तमाम तासुबात से बाला। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अलहदा सूबे का क़याम जो है वो खित्ते की तेज़ तरीन तरक्की का पेश खैमा भी साबित होगा, जबकि वसेब की तकदीर बदलने के लिए उन्होंने कहा कि तमाम इख्तियारात का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुंतकिल होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जनूबी पंजाब के हर शहर और कस्बे में यकसा तरक्की जो है PTI का एक एजेंडा भी है। अच्छा, जनूबी पंजाब के लिए 33% अलहदा बजट मुख्तस होना जो है बारिश का पहला कतरा भी है, इसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अलहदा बजट जनूबी पंजाब के अवाम की महरूमियों के इजाले का आगाज़ साबित हो सकता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे इकराम ने बात भी करनी है। बिल्कुल, इसी से हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नदीम साहब। इस बजट में जनूबी पंजाब के लिए क्या कुछ मुख्तस किया गया है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो अपने इंट्रो में गुफ्तगू फरमाई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज़ में एडिशन कर ले इसमें कि साउथ पंजाब की जो महरूमियाँ, साउथ पंजाब के जो अंधेरे, साउथ पंजाब की जो प्यास, साउथ पंजाब के लोगों का एहसास महरूमी, ये 2018 से पहले तक था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को उनका हक देने को अपने आइन का हिस्सा बनाया। क्योंकि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी, उसका हल ये निकाला गया कि साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का बाकायदा क़याम हुआ और इमरान खान साहब ने खुद अर्थ ब्रेकिंग की तकरीब शिरकत की, जो मुल्तान वाला हिस्सा है, और भावलपुर में वो इसी कमिंग वीक में जा रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज कर दूं, साउथ पंजाब पाकिस्तान की वो फूड बास्केट है कि अगर हम सिर्फ इसको अपनी एग्रीकल्चर को यहाँ स्ट्रेंथन कर लें, हम ना सिर्फ अपनी लोकल नीड पूरी कर सकते हैं बल्कि हम इंटरनेशनली बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन सकते हैं उन फूड आइटम्स के जो आजकल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बजट 2021-22 में उस्मान बुज़दार साहब की पूरी टीम ने और हम सब जो साउथ पंजाब से मुंतखब अरकान असम्बली हैं, हमने जो कोशिश की थी वो उस्मान बुज़दार साहब की टीम ने उसको पूरा किया और साउथ पंजाब का अलहदा बजट पहली बार ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अलहदा वो बुक शाया हुई और साथ से रिंग फेंस किया गया कि साउथ पंजाब का बजट माजी की तरह नहीं होगा कि एलोकेट यहाँ साउथ पंजाब में हो और जब उसकी नीड हो तो उसको उठाकर किसी और इलाके में शिफ्ट कर दिया जाए। अब साउथ पंजाब का बजट साउथ पंजाब के ही अजला में लगेगा। एक और चीज अर्ज कर दूं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सारा पंजाब हमारा पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट में, उसमें किसी भी पंजाब के जिले को पसमानदा नहीं रखा जा रहा। 1 अरब का पैकेज हर जिले को दिया जा रहा है, 36 अजला 360 अरब रुपए का
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज है और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। यहाँ तरजीही बुनियादों पर प्रोजेक्ट लाए जाते थे, मनपसंद जगहों पर जहां के अराकीन असेंबली या जहां कोई जाती इंटरेस्ट या पॉलिटिकल फायदा हुआ करता था वहां वो पैकेजेस दिए जाते थे और बाकी इलाके पसमानदा रहते थे। आज भी साउथ पंजाब के वो इलाके में आपको बता सकता हूं जहां पर लोग अपने मरीज को घर से हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए गदा गाड़ी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की यहां बतौर वज़ीर आला नामजदगी के बाद वसाइल का रुख भी, तरक्की का रुख भी पंजाब के मॉडर्न इलाकों की तरफ, साउथ पंजाब की तरफ भी मोड़ दिया गया। आज साउथ पंजाब में साफ पानी हो, हेल्थ स्कीम्स हो, म्यूनिसिपल सर्विसेज हो, हर तरह के वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर उनका आगाज किया गया और बहुत सारे प्रोजेक्ट तकमील के मराहिल में हैं, आखिरी मराहिल में, और भी मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स इस बजट के बाद आएंगे। तो मैं समझता हूँ साउथ पंजाब के लोगों को सिविल सेक्रेटेरिएट की सूरत पे एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला। ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा एक आईनी काम है जो आइंदा आने वाले दिनों में एक नए सूबे की बुनियाद रखेगा। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, 3 साल हो गए, अब वक्त भी कम बचा है। आपने जिस तरह कहा कि ये जो सारी महरूमियों वाली बातें हमने की हैं ये 2018 से पहले तक थी और पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो ये महरूमियाँ दूर हो गई हैं। तो क्या हम ये समझें कि सूबे की ज़रूरत ही नहीं रही महरूमियाँ, तो आपने सेक्रेटेरिएट बना के ही दूर कर दी, तो फिर सूबे की ज़रूरत पर सवालात उठना शुरू हो जाएंगे, फिर ज़रूरत क्या है? दूसरी, आपने कहा हमारे पास अदती अक्सरियत नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने क्या असम्बली में जाके कोशिश की? देखिए मैं आपको पहले इससे आपका जवाब दूं। पहली बात तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि महरूमियों को एड्रेस किया जाना भी बड़ा अहम होता है। जब हमें एड्रेस किया गया, इन्वेस्टिगेट हमने की और उसको डायग्नोज कर लिया गया कि ये इशू है इसका और उस इशू के हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि हम किसी आइडियल सिचुएशन में हैं, तमाम मसाइल हल हो गए। पहले तो ये था कि मुल्तान में अगर यहाँ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है और उसकी एक्सटेंशन का मामला आया उसको पेंडिंग कर दिया गया। मुल्तान में बर्न यूनिट बनने जा रहा था, उसको यहाँ से किसी और शहर शिफ्ट कर दिया गया। मुल्तान में किडनी सेंटर की एक्सटेंशन ही नहीं की गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो मुल्तान की नीड के मुताबिक, मुल्तान साउथ पंजाब का सेंट्रल पॉइंट है, इंटीरियर सिंध और इंटीरियर बलोचिस्तान के लोग तक यहाँ हेल्थ फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन के लिए आते हैं। साउथ पंजाब की सबसे यूनिवर्सिटी बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी में केपीके के स्टूडेंट्स का कोटा है, बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स का कोटा है, सिंध के स्टूडेंट्स का कोटा है। देखिए मैं जहां आज आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं मुल्तान में बैठा हुआ हूं, आप लोगों से पूछें कि लोगों ने सिविल सेक्रेटेरिएट के क़याम को भी बड़ा खुश आइन करार दिया है। यहाँ के लिखारियों ने, यहाँ के पोइट्स ने, यहाँ के जो कल्चर के साथ जुड़े लोग हैं, उन सब ने इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को, उस्मान बुज़दार को बड़ी पजीराई दी है। हमने ये अब जैसे अभी आपने फरमाया कि जी आपके पास अददी अक्सरियत नहीं थी, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि जो सूबा पंजाब में और मरकज में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अराकीन असेंबली मौजूद है, अब हम उनसे अपील करते हैं कि वो आगे बढ़ें, वो आए हमारे साथ, हम इस कानून साजी को करें। अल्टीमेटली ये कानून साजी होनी है। मैं 92 के इस मॉर्निंग शो में, जिसके बड़े व्यूअर्स हैं दुनिया भर में, मैं ये आपको एक अर्ज कर दूं, ये रिकॉर्ड कर लीजिएगा, साउथ पंजाब सूबे ने बनना है इंशाल्लाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको बनाना है। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपोनेंट पार्टी की किसी अच्छी बात को इंडोर्स करने की कोशिश की हो। यहाँ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पार्टी सिस्टम है, जो लीडरशिप चाहती है अराकीन असेंबली भी वही करने पर मजबूर होते हैं। वो निजी महफिलों में, जाती महफिलों में जब हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमें कह रहे होते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, लेकिन जब तक उनकी लीडरशिप उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं देगी वो कब चाहेंगे? आपने दुरुस्त कहा, आप 2 बार बिल्कुल आप उनको दावत दे रहे हैं। मीडिया के ऊपर जो बात आप कर रहे होते हैं वो खासतौर पर आवाम के लिए बात हो रही होती है ना, लेकिन एक सियासी तरीका कार है, आप लोगों के वफूद जाने चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, असेंबली के अंदर इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। हम नून लीग के जो एमपीएस हैं उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो आप लोगों से ऑपोजिशन के बेंचेस पर बैठ के जनूबी पंजाब के जो लोग हैं सवाल कर रहे होते हैं, कहाँ गया आप लोगों का जनूबी पंजाब महाज, कहाँ गया आप लोगों का जनूबी पंजाब सूबा? ये तो आप लोगों ने उनसे बातचीत करनी है। क्या 3 साल गुजर गए, बातचीत का ही आगाज नहीं किया गया? मजीद कितना वक्त लग जाएगा? आपने देखा कि बजट जैसा अहम इजलास, आपने देखा कोविड जैसा अहम इजलास, आपने देखा कश्मीर जैसे अहम इशू पर जब भी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली के सेशंस हुए तो वहाँ हंगामा रही, आपने भी देखी और आपके कैमरे की आंख ने पूरी कौम को दिखाया। हम आज भी तैयार हैं और अगले मरहले पर हमने, जब हम ये साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के
कैपिटल शहर के डिसीजन के लिए जा रहे थे तो हमने PMLN के दोस्तों से भी रब्ता किया, पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से भी रब्ता किया। ऐसा नहीं है कि हमारे राब्ते उनसे नहीं है, हमने सबसे रब्ते किए, लेकिन जब तक लीडरशिप की तरफ से ग्रीन सिग्नल ना हो तो वो कैसे पॉसिबल है कि PMLN का कोई रुकन असेंबली हमारे साथ बैठकर बात करेगा। मैं समझता हूं जब इंतखाबी निज़ाम पर इमरान खान साहब ने और स्पीकर नेशनल असेंबली ने पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज को दावत दी कि आए बैठे, तो ये एक नई सुबह का आगाज है। जब आप एक इशू पर बैठते हैं तो फिर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हो जाते हैं, और साउथ पंजाब के सूबे के लिए अगर हम सब आगे बढ़कर अपना रोल प्ले करते हैं तो ये 4.5 करोड़ लोग जो पिछले मैं समझता हूँ 30-40 साल में जिनको ज्यादा एहसास महरूमी रहा, उससे पहले तो सूरत हाल बड़ी इक्वल थी, लेकिन पिछले 30-40 साल को देखें तो उस दौरान साउथ पंजाब के लोगों को एहसास महरूमी उनका बढ़ता रहा। मतलब लाहौर शहर में, लाहौर भी हमारे लिए बड़ा कीमती है, लाहौर शहर में जितने हॉस्पिटल्स हैं अल्लाह की रहमत से साउथ पंजाब में उसका 10% भी नहीं है। साउथ पंजाब के 3 डिवीजन हैं, अजला की और तहसीलों की तादाद आप खुद देख लें। तो मैं समझता हूँ हमारे जो PMLN के और पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं या दीगर जमातें, वो जमातें जो असेंबली का पार्ट नहीं बन सकी, वो जमात इस्लामी है, JUI है, या पंजाब में दीगर जमातें हैं जो अपना अपना असर रसूख मखसूस हल्कों में रखती हैं। ये ऑफर सबके लिए है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट पार्टी होकर एक स्टेप लिया, ये छोटा मोटा स्टेप नहीं है। 18 डिपार्टमेंट्स का मुल्तान और भावलपुर में शिफ्ट हो जाना, ये जिन लोगों के, मैं रुकन असेंबली हूँ, मुझे मालूम है कि जब मैं फाइलें उठाकर साहब, हम अगर बात करें सयाहत के हवाले से तो जनूबी पंजाब में सयाहत को कितना प्रमोट किया जा रहा है, और ऐसी कोई डेस्टिनेशंस वगैरह या कोई डेवलपमेंट्स हैं जो कि कोई टूरिस्ट स्पॉट्स बनाई जाएं? देखिए, जनूबी पंजाब तो नेचुरली टूरिस्ट की एक जन्नत है। यहाँ पे जो इस्लामिक हेरिटेज है, यहाँ पे जो नॉन इस्लामिक हेरिटेज है, यहाँ बहुत सारे, मतलब ये एक ऐसा खित्ता है कि जिसपे हर तरह के पहाड़ हैं। यहाँ डीजी खां की पूरी बेल्ट, फोर्ट मंडू जैसे इलाके जो मरी के बाद पंजाब का एक खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम बन सकता था, और गवर्नमेंट उसको बनाने जा रही है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि टूरिस्ट का पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट होना हमारे लिए ना सिर्फ एक हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाएगा, दूसरा ज़र मुबादला, और तीसरा हमारे वो इंटीरियर के एरियाज की पॉपुलेशन उनके लिए रोजगार का बाइस बनेगा, हमारे लिए बड़ा जरूरी है। उसी विजन के मुताबिक सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने साउथ पंजाब में भी अब बड़े हैवी लेवल पे काम शुरू किया हुआ है। इसमें सबसे अहम काम फोर्ट मंडरो की बतौर एक सयाहती मकाम, बतौर एक पहाड़ी मकाम, उसकी तरक्की है, उसकी तरवीज है, उसकी रोड्स की एक्सटेंशन है, वहाँ रेजिडेंशियल, वहाँ साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। बल्कि मैं आपको दावत दूंगा कि 92 की टीम आए, हम उनको विजिट करवाते हैं। इसी तरह से भावलपुर में डबल डेकर बस का, मुल्तान में म्यूजियम, जिम खाना, ये तमाम प्रोजेक्ट्स पे इनके कई प्रोजेक्ट्स की आप PC1 तैयार हो गया, कई प्रोजेक्ट्स की वर्किंग शुरू हो गई। तो इंशाल्लाह 2023 तक हम इस काबिल होंगे कि हम साउथ पंजाब को। ठीक है जी नदीम कुरैशी साहब, आपकी दावत का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और जो आप कह रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि मामलात वैसे ही हों। बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान हिस्सा बने, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, आगे बढ़ेंगे। और इकरा, एक अहम चीज़ हमेशा से एक बात कही जाती है कि जिन मुआशरों के, जिन कौमों के, जिन मुल्कों के खेल के मैदान आबाद होते हैं ना, उनके अस्पताल वीरान हो जाते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। हमने देखा कि जी के हमारे पार्क्स में भी ये मसाइल हैं, बच्चों के पास खेलने की अगर देखा जाए तो ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, ऐसे मसाइल हैं। लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया बनीगाला के नौजवानों के लिए। उन्होंने कहा कि हमें क्रिकेट ग्राउंड जो है वो तैयार करवा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि इंशाल्लाह मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर भी खेलों के मैदान मुहैया करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर भी जो है सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अहम है कि जो ग्राउंड्स हैं अगर यूनियन काउंसिल की सतह पर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही हमारे बच्चे जो हैं बाहर जाके अब खेलते नहीं हैं, वो अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप्स पर या फिर दूसरी जो गेमिंग्स हैं वो करते हैं, तो लेकिन ग्राउंड्स में खेलना बहुत ज़रूरी है। जो कि अब ये इनिशिएटिव लिया गया तो मेरा ख्याल है नौजवान नस्ल को निकलना चाहिए। अभी तो पहले ये UC की सतह पर अगर ये मामला आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और ये इनिशिएटिव है, वज़ीर आज़म इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं जिनको बहुत पजीराई भी मिलती है, तो ऐसा होना भी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ जोड़ तोड़ की बात कर लेते हैं। और
सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाते हैं, उन्होंने मिशन लाहौर मुकम्मल कर लिया, अब वो इस्लामाबाद जा चुके हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद तो पहुंच गए, लेकिन एक हफ्ते तक लाहौर में डेरे डाले रखे उन्होंने। सियासी हलकों में हलचल भी मच गई उनकी इन्हीं बैठकों की वजह से, और उनकी एक अहम शख्सियात से जो मुलाकातें हुई हैं उन पर मुखालिफ सियासी जमातों में तशवीश की लहर भी दौड़ गई थी। लेकिन ये सब मुलाकातें जो है हमजा चाय की प्याली में तूफान जो है वो साबित हुई। यही अब कहा जा रहा है, नज़र यही आ रहा है कि आसिफ जरदारी साहब पंजाब से अरकान असम्बली को अपनी सफ़ों में शामिल करने में उस तरह से कामयाब नहीं हो सके हैं शायद जो मिशन लेकर वो आए थे, क्योंकि तनकीद अब उन पर यह की जा रही है कि बिलावल हाउस में उन्होंने क़याम किया, किसी भी नामवर सियासी रहनुमा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान नहीं किया है। कुछ मुलाकातें तो उन्होंने की हैं लेकिन शमूलियत नहीं हुई। हालांकि पीपल्स पार्टी ने तो दावा किया था कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब के दारुल हुकूमत में क़याम कर रहे होंगे तो बहुत सारे अरकान असम्बली पार्टी में शमूलियत करेंगे। लेकिन हमजा ऐसा हुआ तो नहीं है। इसके बरक्स हुआ ये है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू और तहरीक इंसाफ के एजाज दयाल जो हैं साबिक सदर से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन बाद में उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। जबकि ज़रा ये भी बताते हैं कि आसिफ जरदारी को उनके करीबी साथियों ने बताया कि मंडी भाउद्दीन से नाराज जो PTI रहनुमा है नदीम अफजल चंद और साबिक वफाकी वजीर नज़र गोंदल और नून लीग के साबिक रहनुमा जुल्फ़िकार खोसा उनसे मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अच्छा, अब ये सारे मामलात हैं, क्या कुछ शमूलियत होना ज़रूरी थी या फिर अभी तो ये पहला दौरा था, मज़ीद दौरे होंगे, उन पर भी नज़र रखनी होगी। बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तजियाकार काजी साहब मौजूद हैं। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। अब ये तनकीद हो रही है कि आसिफ जरदारी साहब ने लाहौर आके क्या कर लिया, लेकिन हम देखें तो ये पहला दौरा था जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है पीपल्स पार्टी की। क्या पहले दौरे पर ही हमें कुछ कह लेना चाहिए या फिर अभी इंतज़ार करना चाहिए? जरदारी साहब का दौरा था, कुछ तो हुआ ही होगा। जाहिर है लोगों से मुलाकात हुई है, लेकिन सवाल ये है कि वो अगर तो पीपल्स पार्टी के अहया के तौर पर आए हैं या उसके अहया के लिए आए हैं, तो इस मुल्क के, इस सूबे के अवाम के लिए क्या मैसेज था? अब वो अपने सूबे को जो चला रहे हैं वो तकरीबन इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं और वहाँ जो टिकट दिए जाते हैं वो लोग हैं जो प्रोफेशनल, जिन्हें हम सियासतदान कह सकते हैं, जिनके अपने अपने हलके हैं। तो अब चूंकि ये जोड़ तोड़ की सियासत ही रह गई है और इलेक्टेबल्स की सियासत रह गई है, क्योंकि अवाम पर जो आज की सियासी शराफिया है उसका फेथ नहीं है कि ये कोई तब्दीली के लिए उनको वो मोबिलाइज करना भी नहीं चाहते। बल्कि ये ट्रेंड हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि इंडिया में जब मोबिलाइजेशन हुई या हो रही है तो दो सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को जो है वो डिस्करेज करती हैं। तो ये एक ऐसा सियासी दौर है और अभी लोग पेंडेमिक से ताज़ा शायद अभी निकले भी हैं या नहीं निकले, वो सदमे में हैं अभी तक। तो नीचे एक्टिविटी नहीं है, ऊपर एक्टिविटी जोड़ तोड़ की होगी और ऊपर की जो एक्टिविटी है वो अपना जो दौरे हैं वो आपको ज्यादातर पिंडी के करने पड़ेंगे बजाय लाहौर के, क्योंकि आपने अवाम से अपने रिश्ते काट दिए हैं। देखिए यहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत है और पिछले 3-4 हफ्ते पहले जो मीटिंग हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी सेकंड टीयर लीडरशिप जो थी, उन्होंने साफ हाथ खड़े करके कहा था कि हम जो है वो रियासती मदद के बगैर तो आपका टिकट भी नहीं लेंगे। ये मीटिंग रिपोर्ट हुई है मीडिया में। तो सबसे जो तकलीफ दह बात है वो ये है कि जो एक अवाम के साथ या अवाम की हुक्मरानी की बात है वो बहुत अरसे से पस मंजर में जा चुकी है। अब लेकिन मैं इसमें मायूसी भी नहीं फैलाना चाहता। इंडिया में देखें तहरीकें बन रही हैं, नेपाल में तहरीक बन रही है, ईरान में बहुत पॉलिटिकल टर्माइल है और वहाँ पे मेहनत कशों ने जो है वो खासी फतवात भी की हैं। अभी हालिया एक इलेक्शन भी हुआ है, उसमें बहुत कम लोगों ने वोट डाले हैं जाके। तो ये है सिलसिला, इसमें बस मुलाकातें होंगी और कोशिश होगी कि जिन लोगों की जाती सीटें हैं उनको शामिल किया जाए पार्टियों में। इसके अलावा पार्टियां बड़े होने का ना उनके पास मंशूर है, ना प्रोग्राम है और ना इरादा है। जी अच्छा सईद काजी साहब, अगर मरकज़ और पंजाब की सियासत की बात की जाए तो वहाँ एक मजबूत तरीन ग्रुप जो है वो जहांगीर तरीन की हमायती अरकान असम्बली की शक्ल में भी हमारे सामने मौजूद है। क्या मुस्तकबिल में यही अरकान कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं? देखिए इनकी स्ट्रिंग्स जो है ना, मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली जहांगीर तरीन खान साहब के हाथ में होंगी। जब ये कोई फैसला करेंगे और जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने अगर कोई फैसला करना है या असेंबली में कोई फैसला करना होता है तो वो आपने देखा जब ये हमारा एक इशू बना था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का, तो कैसे वोट डले। फिर इसके बाद आपने सेनेट में देखा कि क्या हुआ। तो इसलिए मेरी जो अर्ज करने की यानी मेरी जो इस्तदा है वो ये है कि इनिशिएटिव जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास नहीं रहा, ठीक है। और उस इनिशिएटिव का उनके पास ना रहने की वजह यह है
कि जो वेलफेयर की सियासत थी, अवाम, अभी आपने ग्राउंड्स की बात की, कौन से लाहौर में ग्राउंड, मेहरबानी इमरान खान साहब की कि वो कर रहे हैं। यहाँ तो कोई ग्राउंड मिलते ही नहीं, 25-30 हजार रुपए से बच्चे कहाँ खेले। जो ग्राउंड कराची में थे उसकी चाइना कटिंग होगी, वहाँ मकान बन गए हैं या घर बन गए हैं या कमर्शियल प्लाजे बन गए हैं। तो एक बड़ा खौफनाक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसे कौन दुरुस्त करेगा और ये कैसे दुरुस्त करेगा और अवाम कब तक ये सहते रहेंगे, ये देखने की बात है। जी ठीक है सर, ये बताइएगा कि हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी यहाँ पर जगह बनाना चाह रही है। पहले तो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी ऐसा चाह भी रही है या नहीं चाह रही है, फिर मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करना होगा, उनके मुखालिफ बयानियाँ चलाना होगा, नून लीग के खिलाफ बयानियाँ चलाना होगा, और अगर इलेक्टेबल्स की बात है तो फिर तो काफ लीग भी बहुत स्ट्रांग उनके लिए कंटेस्टेंट होगी। देखिए, काफ लीग तो अब तब ज्यादा इलेक्टेबल थी जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इक़्तिदार में थे। अब तो हैं उनकी कुछ सीटें हैं जो वो जीत के आते हैं। एक मतंजन तैयार होगा। अच्छा, ये समझिए, उसकी वजह ये है कि जब सियासत टॉप से मैनेज की जाती है और नीचे अवामी तहरीकें नहीं होती तो फिर ऊपर जोड़ तोड़ ही बचता है। लेने और देने की सियासत होती है। ये ले ले, लड़ाई क्या होती है, वो जी फलानी पार्टी नाराज हो, क्यों नाराज होगी, वो उनके जनाब वजीर नहीं बनाया हमने, उनके साथ वादा किया था हमने वजीर बनाना, ये मसाइल है हमारे। तो ये लेकिन मैं ये एक और चीज देख रहा हूँ, ये जो पोस्ट पेंडेमिक दुनिया मर्ज कर रही है, आपको हैरत होगी कि IMF ने ये प्रिडिक्ट किया है कि दुनिया भर में तहरीकों का एक ऐद शुरू होने वाला है। और अगर आप साउथ एशिया में देखें तो बहुत सी तहरीकें जो हैं वो मचल रही हैं मनसाए शऊद पे आने के लिए। तो मुझे लगता है ये जो एक्स फैक्टर है कि जिस अवाम को और जिस अवामी सियासत को हम हमेशा के लिए तर्क कर चुके हैं, वो लोग जिंदा हैं। जिंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। तो आपको, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक, जिस तरह आपने अरब समर देखी थी, तो मुझे लगता है कि जो पेंडेमिक का जो बिल है, ये पेंडेमिक पे जो रियासतों ने अखराजात किए हैं, ख्याल अगलब ये है कि इसका बिल अवाम के हक में पकड़ाया जाएगा। इशराफिया इस पे ऐसा नहीं डालेगी और पूरी दुनिया में यही हो रहा है। यूरोप अमेरिका में तो एक मशीन इस वक्त चल रही है और वो प्रिंटिंग मशीन है। वो डॉलर और नोट छाप के जो है वो एक फिर बहस करेंगे कि वो कैसे निजाम में बदलाव आ रहा है। तो ये एक बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन ये लोग इस अहल हैं कि ये जान भी सकें कि आज हम पोस्ट पेंडेमिक किस दुनिया में रह रहे हैं और आलमी माशी तब्दीलियां हमें कैसे असरअंदाज होगी। तो मुझे लगता है ये अभी एक्स फैक्टर से उम्मीदें हैं, इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। आई एम सॉरी। अच्छा सईद काजी साहब, अगर बात की जाए काफ लीग और पीपल्स पार्टी के मुमकिन इत्तेहाद की, तो क्या इससे किसी पार्टी को फायदा भी होगा? इशारे अगर आ गए कि अगले सेटअप में जो है वो भाई ये सिलसिला चलना है, तो वही मुहब्बत। देखिए, अगर आपने कभी गौर किया कि ये बात, सियासत में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, दायमी दुश्मन नहीं, दायमी दोस्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सियासत के कोई असूल नहीं होते, उसके होते हैं, हमने मुअत्तल कर रखे हैं। सियासत के बड़े अजीब पैगंबरों का पेशा है, मुकद्दस पेशा है और लोगों की तकदीरें बदलने का पेशा है। मगर जब ये बहरूपियों के हाथ में आ जाए, माफ कीजिएगा, जो ये भी ना बता सके, जिन्हें पता ही ना चले कि उनकी जेब में अरबों रुपए कौन डाल के, 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है तो मेरे फोन पे आ जाता है कि जनाब आपके अकाउंट से पैसे बाहर गए या अंदर आए हैं, और 25 अरब का पता नहीं चल रहा। तो व्हेन थिंग्स, चीजें ऐसे लोगों के हाथ में होंगी तो फिर आप समझ लें कि आपके लोगों की तकदीर क्या है। बिल्कुल ठीक है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं सब। सईद काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सवेयर का हाफिज साहब ने काजी साहब की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की। हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे कराची के एक बहुत बड़े मसले की। दुनिया तो हम बात करते हैं चांद सितारों से आगे नई मंजिलों की खोज में है, मगर पाकिस्तान का जो मुआशी हब है कराची, उसके बासी आज भी पानी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। और गर्मियों के आते ही हम देखते हैं कि पानी और बिजली दोनों ही नायाब हो जाते हैं। इस बरस की अगर बात की जाए तो पानी का बहरान ज़्यादा शदीद दिखाई दे रहा है, जबकि कराची की जो मौजूदा ज़रूरत है उसका जायज़ा लें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची की आबादी इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद है और कराची को रोज़ाना 1200 मिलियन गैलन पानी की फराहमी ज़रूरी है, जबकि इसकी ज़रूरत के मुताबिक पानी मिल नहीं रहा है। हाँ जी, पानी 500 मिलियन गैलन जो है मुहैया किया जा रहा है, यानी इस वक्त कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर पानी की किल्लत जो है तकरीबन हम देख लें तो
1000 मिलियन गैलन है जो तेज़ी से बढ़ रही है। कहा जाता है कि 550 मिलियन गैलन पानी या तो चोरी होता है या वाटर सप्लाई की लाइनों में ही लीकेज की वजह से ज़ाया हो जाता है। और ये सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि शहरियों के घरों के नलकों में पानी नहीं आता, मगर ब्लैक मार्केट में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। आप पैसे दें पानी लें और माफिया जो है वो मुंह मांगी कीमतों पर पानी फरोख्त करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर गरीब आदमी की बात की जाए तो इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी की हिम्मत ही नहीं है, उसके पास इतनी सकत ही नहीं है कि वो इतना महंगा पानी खरीदे। तो वो फिर क्या करता है, ऐसे में खारा पानी पी लेता है और खारा पानी जब पीता है तो मुतादिद बीमारियां जो हैं वो उसको गले लगा लेती हैं। अच्छा, ये कारोबार कोई आज का नहीं है, बरसों से ये कारोबार जारी है। ऐसे में सिंध पर हुक्मरानी करने वाली जमात की खामोशी पर भी कई सवालात जन्म लेते हैं। शॉर्टेज की बात हो रही है तो इस दफ़ा बात हो रही है कि ज़्यादा शॉर्टेज होगी, उसकी वजूहात क्या हैं। माहिर आबी उमूर शहाब ओस्तो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो है कुछ ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, उसकी क्या वजह है सर? देखें जी, ये तो ओवरऑल पूरे मुल्क में जो इस वक्त शॉर्टेज है पानी की तकरीबन कह रहे हैं कि 30 to 40% पानी जो है वो जो ऊपर से जो कि मेल्टिंग सीज़न अभी जो है डिले हुई है और उसके अलावा वहाँ पे कुछ जो टेक्निकल वजूहात की वजह से भी पानी जो है वो उसकी पीछे से ही सप्लाई जो है वो यानी जो डैम्स हैं वहाँ से ही जो हमारी सप्लाई है वो कम होती जा रही है। और इस दफ़ा तो आप देखें कि सोइंग सीज़न भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। हाँ जी। और सिंध में तो कोटड़ी डाउन स्ट्रीम तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। और कराची का भी मसला वही है क्योंकि कराची को पानी जो है जो बल्क पानी जो मिलता है वो दरिया सिंध से मिलता है। तो अगर आप ओवरऑल पूरे हमारे रिवर सिस्टम में ही पानी नहीं होगा तो उसका जो ज़ाहिर इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कराची पे बहुत शदीद तरीके से पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सवाए दरिया सिंध के और हब रिवर के पानी के और तो कोई ज़रिया है ही नहीं। वो जो पुराने ज़माने के जो इतने भी रिसोर्सेज थे वो डमलोटी वेल्स होते थे वो या जो और मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिवर्स होती थी जो आती थी बरसातों के मौसम में, वहाँ से भी पानी जो है हार्वेस्ट किया जाता था, वो सब जो है नज़र हो गया है अब बिल्डर माफिया के और बैड गवर्नेंस के। तो कराची देखें जी इस वक्त बहुत बड़ा दुनिया का शहर है और कराची की पॉपुलेशन पाकिस्तान की मजमूई पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके अगर आप उसको कंपेयर करें तो जो उस बढ़ती पॉपुलेशन को जो है पानी या जो बाकी बुनियादी ज़रूरियात हैं पहुंचाने के लिए जो फोकस चाहिए, जो एक अर्जेंसी चाहिए और कमिटमेंट चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। और इसमें मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, सबका ही जो है अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। इवन पीटीआई गवर्नमेंट ने भी आते के साथ ही कहा था कि जी हम कोई 1000 यानी 1 ट्रिलियन से ऊपर जो है वो कराची को मुख्तलिफ जो यहाँ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर लगाएंगे। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। और जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है, क्योंकि गर्मियाँ भी अब बढ़ती जा रही हैं और पीछे से पानी की सप्लाई जो है बहुत से अब आप देखें इलाके जहाँ पहले पानी मिलता था वहाँ पे जो है अब पानी नहीं है। अब एक मुतवस्सित तबके का घराना अगर वो 15-20 हज़ार रुपये का महीने का सिर्फ पानी ले और आपको सुन के ये भी ताज्जुब होगी कि उसके अलावा वो कराची वाटर सर्विस बोर्ड के बिल्स भी आते हैं, वो भी 1200-1300 रुपये महीने का वो सब देते हैं, वो भी देते हैं और पानी भी नहीं आता। तो जो प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ कराची के पानी के मसाइल के हवाले से समझने में वो 3 तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सप्लाई का प्रॉब्लम है जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए कई सालों से तकरीबन 15-16 सालों से जो एक प्रोजेक्ट था K4 के नाम से वो फुटबॉल बना हुआ है प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में। और पहले वो 7-8 बिलियन का प्रोजेक्ट था, वो 150 बिलियन का प्रोजेक्ट हो गया है। उसके बावजूद भी उसके बनने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। दूसरा मसला है कराची में सप्लाई के अलावा गवर्नेंस का। अब देखें टेक्नोलॉजी आ गई है, आप चोरी जो है जिस तरह आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कोई 1/3 पानी जो है अगर 650 मिलियन गैलन एवरेज जो अगर ये आप लगाएं जो डेली कराची को पानी मिलता है, अगर उसमें से 1/3 पानी चोरी हो जाए
और आप सोचें तो फिर कितना बड़ा एक ह्यूज लॉस है। और ये सबको पता है कि चोरी कौन कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े जो है वो इंडस्ट्री के इंटरेस्ट भी मौजूद हैं, टैंकर माफिया भी मौजूद है, कुछ इदारे भी मौजूद हैं जो ओपनली पानी जो है वो चोरी करते हैं। और गवर्नमेंट को पता है। जब वाटर कमीशन हमने बनवाई थी तो वाटर कमीशन ने एक मुफस्सिल रिपोर्ट दी हुई है कि किस तरीके से चोरी को रोका जाए। मसलन एक तो जो बहुत ही फीजिबल जो और प्रैक्टिकेबल तरीका बताया गया माहिरीन ने, वो ये था कि आप फ्लो मीटर्स लगवा दें। ठीक है। यानी कराची में तकरीबन को 150 के करीब पंपिंग स्टेशंस हैं। आप हर पंपिंग स्टेशन पे वाटर फ्लो मीटर लगवा दें। उससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना पानी गया। बीच में से अगर चोरी होगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पानी गया। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा ह्यूज स्कैम है, मैं तो कहता हूँ मल्टी ट्रिलियन रुपीज़ का स्कैम है ये चूँकि डेली आप सोचें करोड़ों की नहीं अरबों रुपए का पानी निकलता है कराची में। हज़ारों टैंकर्स निकलते हैं पूरे कराची को, तकरीबन अब उन्होंने टैंकर्स पे ही जो है वो लगा दिया है। तो अब वो मीटर्स कमीशन ने, वाटर कमीशन ने जो है वो ऑर्डर किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को इंडोर्स किया था और वो मीटर्स लगने थे 2 साल पहले और उनको इंपोर्ट करना था। लेकिन आज तक जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक कोई मीटर नहीं लगा। कराची में जितने भी वाटर फिल्टर प्लांट्स, एक और मसला कराची का गवर्नेंस के हवाले से ये है कि अगर आपको पानी मिलता भी है तो वो पानी फिल्टर्ड नहीं है। वो सारे का सारा पानी जो है वो गंदा गदला पानी है जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, म्यूनिसिपल वेस्ट भी है और हर तरह की उसमें सॉल्ट्स और पैथोजेंस और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, जिससे आप देखेंगे कराची में अक्सर लोगों की जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ के बच्चे ख़ासतौर पे शिकार होते हैं। अब वो वाटर फिल्टर प्लांट्स कराची में जो लगे हुए हैं वो 50 साल पुराने वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं। उनको अपग्रेड करना था, रिहेबिलिटेट करना था, वो भी नहीं हुआ। उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सही है। हालांकि आपको ये भी सुन के हैरत होगी कि तो कोई ये जो 3 बड़े वाटर फिल्टर प्लांट्स हैं कराची में, उन पे कोई हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं और बिलियंस ऑफ रुपीस उसके ओवरहेड्स पे खर्च हो रहे हैं। अच्छा शहाब साहब, इस मसले का हल क्या है? हमें इस मसले का हल तलाश करना है ना, क्योंकि अगर हम दुबई की बात करें या इस तरह के दूसरे जो शहर जो कि समंदर के किनारे पर बसते हैं, वहाँ पर तो डिसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो क्या कराची में ऐसे मंसूबे नहीं हम शुरू कर सकते? देखिए जी, कराची का प्रॉब्लम यह है कि दुबई की तरह कराची में कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। कराची में मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और वो उनका अपना अपना एजेंडा है। कराची में वाटर सीवरेज बोर्ड तो है, वो एक जो है ओवरऑल तो इंचार्ज वही है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ जो जोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं जिसमें KMC का अपना है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अपने हैं, फिर DHA और इस तरह इदारे हैं जो अपना अपना उनकी जुरिस्डिक्शंस हैं। पानी के हवाले से वो पानी सारा लेते तो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड से हैं, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन है, सबको जो मिलके कराची के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक सिंगल प्लान बनाना चाहिए और उसके लिए जो बोर्ड है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, उसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि जी वो जो वाटर कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, तकरीबन को 150 के करीब रिकमेंडेशंस हैं और सारी रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो बिल्कुल गैर मुतनाज़ा हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको एक्सेप्ट किया था। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वाटर कमीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन बनाई जाए। वो एक हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल हम बना रहे हैं, फिर दूसरी बेंच ने वो बंद कर दिया, पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया उसको। तो अगर वाटर कमीशन जिसने 2 साल काम किया है और पूरी सिंध का एक एक मसला जो है वो डिस्कस हुआ है, मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है वो जमा की गई हैं, अगर वाटर कमीशन इम्प्लीमेंटेशन पर्पज़ के लिए अगर बनाई जाए 2 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ आपका 80 to 90% मसला हल हो जाएगा। सिर्फ पानी का इसमें मसला नहीं है, इसमें बड़े मसाइल हैं। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, उसको किस तरीके से ठीक करना है, उसमें सिविल वर्क्स रिक्वायर्ड है और फिर फंडिंग का इशू है। अब ये K4 का मैंने आपको मिसाल दिया, K4 जो है वो 15 साल पुराना प्रोजेक्ट है, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सका क्योंकि कम से कम कोई 20-25 दफ़ा उसको फिर रीअलाइन किया गया है उसकी पोजीशंस को, ताकि जो कुछ ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जो पहले प्रोग्राम में नहीं थी उनको भी पानी देना है अब।
तो कराची को एक तरह से मैं समझता हूँ कि कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। कराची की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हर पॉलिटिकल हो या पावरफुल इदारा हो वो इसको खाता है बैठ के, लेकिन उसको देने के लिए कुछ तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक है, ओनरशिप के लिए कोई तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका शहाब साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। जब शहाब साहब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे ना इकरा, तो नासिर काज़मी साहब जो मशहूर शायर हैं उनके साहबजादे प्रोफेसर हसन काज़मी साहब का एक शेर मेरे जहन में ना बार बार आ रहा था। वो उनका शेर है कि 2-4 दिन के जुल्म नहीं हैं यजीद के, पीते हैं लोग आज भी पानी खरीद के। तो हसन काज़मी साहब का ये शेर बार बार मेरे जहन में आ रहा था और हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि कराची के लोगों के खास तौर पर ये मसाइल हल होंगे। बिल्कुल हम उम्मीद तो यही करते हैं, लेकिन हमसा एक और स्टोरी जो है वो आजकल हम अगर हम बात करें ना इंडिया की, तो वहाँ से बड़ी अहमकाना चीज़ें जो हैं और वजूहात जो हैं सामने आ रही हैं और शादी उस तरह से तोड़ दी जाती है। तो भारत में दुल्हा और दुल्हन की जानिब से अहमकाना वजूहात की बुनियाद पर जो शादी तोड़ने की अजीबोगरीब खबरें आ रही ना सामने, एक आपके साथ एक और वाक़या शेयर करते हैं। भारत की रियासत ओडिशा में भी एक वाक़या पेश आया जहां पर दुल्हा ने बारातियों को मटन कढ़ाई पेश ना करने पर मतलब अपनी शादी रिजेक्ट कर दी, शादी से इनकार कर दिया और चला गया। देखिए ये भारत से ये खबर आई है, खैर भारत से इस तरह की मजीद बहुत सारी खबरें आ रही है। रंग ठीक नहीं था इसलिए जो है रिश्ता ख़त्म कर दिया गया, और कोई मसाइल थे इसलिए रिश्ता, दान साफ नहीं थे, उसकी नज़र कमज़ोर थी इसलिए कर लिया गया। लेकिन ये सबसे अहम चीज़ है जिसका हम जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं। इसको हम सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रखते, हम अपने मुआशरे के अंदर भी ये मसला लेके आते हैं। हुआ ये कि वहाँ पर बाराती पहुँचे हैं, जिस वक्त वहाँ पर खाना लगा तो डिश में मटन कढ़ाई मौजूद नहीं थी। तो बारातियों की जानिब से ये तकाजा किया गया, उन्होंने कहा कि जी मटन कढ़ाई भी लेके, उन्होंने बताया कि वो तो हमारे मेन्यू का हिस्सा ही नहीं है। तो उनका ये कैसे हो सकता है। वहाँ पर जो है बहस शुरू हो गई। बहस शुरू होने के बाद क्या हुआ, जब लड़के को ये बात पता लगी, लड़के ने कहा कि अगर ये लड़की वाले मतलब कि इतनी मतलब कि हकारत आप देखेंगे जी कि ये लड़की वाले और इतना आप पता नहीं आपने ऐसा क्या कमाल कर रखा है कि ये मटन कढ़ाई नहीं खिला सकते हैं, तो ये शादी नहीं होगी। और बारात वहाँ से चली गई। मेरे गेस्ट को इतना भाई मेरे गेस्ट की तरफ से एक फरमाइश की गई है, एन मौके पर आप एक तो आके फरमाइश कर रहे हैं कि जी मटन होना चाहिए और वो नहीं होगा। अरे भाई घर से खिला के लाते हैं उसको मटन, उसको मटन इतना पसंद है या उसको इतनी तलब हो रही थी तो आप उसको घर से खिला के लाते हैं। अब आप देखेंगे और वो शादी जो है वो उधर से बारात उधर ही उसी गाँव के अंदर ही कोई दूसरा उनका रिश्तेदार था, उसके घर जाके बारात जो है रुक गई। और फिर लड़का अगले दिन जब वापस गया तो किसी और लड़की से शादी करके, उस लड़की से शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि मटन कढ़ाई मौजूद नहीं थी, और वो दूसरी लड़की से शादी करके वापस अपने इलाके में वापस बारात लेके मतलब कि शादी करके दुल्हन लेके वो वापस चला गया। और लड़की वाले जो हैं वो बेचारे मिन्नत समाजत करते रह गए। हमजा उन्होंने मिन्नत समाजत बड़ी की कि इस तरह का मामला जो है इसको आप दरगुजर कर दें और हम शादी की तरफ चलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, ये वाला तो सीन हो ही नहीं सकता, शादी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जी मटन कढ़ाई आप लोगों की जानिब से नहीं मिली है। तो फिर हम लड़की वालों की जानिब से ये भी कहा गया कि कुछ इंतजार कीजिए, हम फिर से जो है ये कहते हैं हम इस डिश को बनाने की कोशिश करते हैं, फौरी तो नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन गुस्सा आ गया था जी उनको कि लड़की वाले कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे पास फलां चीज़ नहीं है, फलां डिश नहीं है। और अब हम इसको सिर्फ भारत तक महदूद नहीं रखते, हम यहाँ पर भी कहते हैं लड़के वाले कितनी ज़्यादा फरमाइशें कर रहे होते हैं। भाई आपका क्या मतलब क्या है आपके बेटे के अंदर ऐसा कि जी कि आप ऐसी फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं, जब बेटी का आपकी का मामला होता है तब आप लोग सोचते हैं कि जी कि ये बड़ा प्रेशर हम पे पड़ गया क्योंकि आपने लोगों पे प्रेशर डाल रखा है। अरे भाई 2-2, 2.5-2.5, 4-4, 500 लोगों की बारात लेके आप चले जाते हैं। दूसरा हमजा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो यहाँ पर है, अगर लड़के वालों की बात करें तो डिमांड्स भी बाकायदा की जाती हैं, लिस्ट ली जाती है पूरे घर का एक कहे ना कि आप पूरे जो है ना मेरा ख्याल है 1 साल का भी नहीं, पूरे जो है ना फ्यूचर प्लानिंग के साथ डिमांड्स दी जाती है कि जी फलां भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इवन के कमरों का भी बताया जाता है इतने कमरे, इन कमरों का सामान भी होना चाहिए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि जी घर जो लड़की वाले हैं उतने प्रेशर में आ जाते हैं और वो घर के एक एक चीज़ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से लेके आप कह लें कि हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है उन लोगों के, जी ये लें आपके लिए सारा कुछ। ऐसे जैसे आपके घर में तो कुछ था ही नहीं और आपका घर बिल्कुल खाली था और आपने यही करना है। तो इन रवैयों को कहीं पर भी हो तब्दील करना चाहिए कि मामला सिर्फ मटन कढ़ाई का नहीं है, ये हमारी सोच का मामला है जो तब्दील होना बहुत ही ज़रूरी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो इन दिनों टैक्स चोरी रोकने के लिए बुलंदो-बांग दावे फिर से किए जा रहे हैं और वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने असम्बली में कहा है कि जो अमीर आदमी टैक्स नहीं देगा
वो जेल जाएगा। बिल्कुल, और 2023 तक उन्होंने कहा कि महसूलात 7,000 अरब रुपए तक ले जाएंगे और इनके दावे बजा हैं। मगर अब तक तो यही देखा गया है कि टैक्स सिर्फ गरीब ही देता है, क्योंकि गरीब आवाम तो माचिस की डिब्बी अगर देखा जाए तो उस पर भी टैक्स दे रही है। जिनकी आमदन का कोई हिसाब किताब नहीं है वो टैक्स देने में भी डंडी मारते हुए दिखाई देते हैं। वो जाके मुलाकातें भी कर लेते हैं और जाके वो फिर कहते हैं कि जी हमें टैक्स में छूट भी चाहिए। मगर छोटा मोटा कारोबार करने वालों, तनख्वाहदार या गरीब तबके से टैक्स निकलवाना तो बहुत ही खूब तरीके से हमें आता है। और तनख्वाहदार तबके की तो तनख्वाह बाद में हाथ में आ रही होती है, बैंक जो है वो टैक्स पहले काट लेता है। लेकिन ये जो बड़े बिजनेसमैन है, जब हम उनकी बात कर रहे होते हैं तब मामलात और हो जाते हैं। वो जाके डिस्कशन भी कर लेते हैं, कुछ मुआफियाँ भी मिल जाती हैं। अब शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जो अमीर आदमी भी टैक्स नहीं देगा अब वो तो लाजमी तौर पर जेल में जाएगा। 5 मिनट से तवील मोबाइल फ़ोन कॉल की बात हो रही है कि उस पर टैक्स लगाने का जो फैसला किया गया है उससे भी सबसे ज़्यादा शायद मुतवस्सित तबका ही मुतासिर होगा। बिल्कुल, ऐसी और टेलीकॉम इंडस्ट्री से अगर जुड़े अफराद देखा जाए तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये इकदाम जो है बंडल ऑफर की सहूलत वाले 98% जो प्रीपेड सारिफिन हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है, जबकि इजाफी टैक्स टेलीकॉम ऑपरेटर्स और आवाम के लिए पेचीदगी और तकलीफ का बायस भी बनेगा। यानी कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो तक ये बात करें कि नहीं होना चाहिए था टैक्स जो 5 मिनट के बाद उन्होंने लगाया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर मुजम्मिल अस्लम साहब। मुजम्मिल अस्लम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बात बहुत अच्छी है कि अगर अमीर आदमी टैक्स नहीं देगा तो वो जेल में जाएगा। हमने एक शब्बर जैदी साहब की जानिब से कुछ कोशिशें देखी थी, उन्होंने कुछ कोशिशें की थी, लेकिन क्या ये सर बहुत आसान होगा ये हालात देखते हुए? नहीं जी, बिल्कुल ये जो है बहुत मुश्किल काम है और अगर ये एक्सरसाइज होगा तो ये हरासमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। तो मसला ये है कि एक तरफ जो है हरासमेंट, आप अगर FBI को पावर देते हैं तो वो हरासमेंट शुरू कर देते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप अगर ऐसे सख्त कवानीन नहीं बनाते तो आम आदमी जो है वो टैक्स में जो है चोरी करने से बाज नहीं आता। तो वो एक बड़ा ही डेलिकेट सा बैलेंस है। इसमें जो है तरीक़ेकार कुछ और होना चाहिए। जो पहले एक तरीक़ेकार था कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए उस शख्स का, और ताकि वो कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके, ना गाड़ी खरीद सके, ना प्रॉपर्टी खरीद सके, उसके बैंक अकाउंट्स ना खुल सके, ठीक है ना। फिर एक तजवीज़ आई थी कि पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। पासपोर्ट आप ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि पासपोर्ट इज़ समथिंग यू नीड टू ट्रैवल। तो ये जो अरेस्ट वाला मामला है, आपको तो पता है, फिर FBI, फिर पुलिस, फिर कोर्ट, फिर सारे मामलात, तो ये तो कहानी कहीं और निकल जाएगी। आपको याद होगा चंद साल पहले जो है एक आई थी कि अगर आपने ज़मीन खरीदी 1 करोड़ की और अगर आपने उसको कम में बताया कि 25 लाख की लिए तो FBI आपसे खरीद लेगा वो ज़मीन 25 लाख। जी जी। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि वो कभी मामला एक्सरसाइज हुआ। तो ये भी उसी तरीके से बस एक धौंस धमकी है। मेरा नहीं ख्याल कि होगा। ऑपोजिशन ने इसमें शोर भी मचाया था। तो सुनने में आई है कि वजीर खजाना ने कहा है कि ये वजारत के लेवल पे फैसला होगा कि किसको अरेस्ट करना है, किसको नहीं करना। सही है। तो मैं समझता हूँ कि वजीर खजाना मतलब अगर कोई 1000 लोगों की भी लिस्ट आ गई तो कैसे फैसला करेंगे, क्या होगा, उनके टाइम होगा, वो कैसे रिव्यू करेंगे, तो मुश्किल काम है। मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंटेबल है। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, जिस तरह से हमने देखा कि 5 मिनट से लंबी कॉल्स पर अब FED में इजाफा किया गया है, तो आप नहीं समझते क्योंकि इससे तो गरीब आदमी ही मुतासिर होगा, क्योंकि हुकूमत तो देखा जाए तो आम तौर पर इस अमल को कैसे काबिल बना सकती है, और दूसरा ये कि देखा जाए तो गरीब आदमी जो है उसके पास व्हाट्सएप वाला फ़ोन नहीं होता है। नहीं, देखिए बात यह है कि 5 मिनट से ज़्यादा बात मैं इसमें गरीब और अमीर को साइड पे रखूँगा 1 मिनट के लिए। 5 मिनट इज़ टू लेंथी टाइम, और उसमें जो है उससे ज़्यादा ऊपर जाती है कॉल तो ठीक है, चार्जेस लगा रही है गवर्नमेंट, उसमें सब आ जाएंगे। दूसरा ये कि गरीब आदमी अगर फ़र्ज़ करेंगे मैंने किसी गरीब आदमी से बात कर रहा हूँ इस वक्त फ़ोन पे, तो वो गरीब आदमी मुझे कह सकता है कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, मेरे दोस्त मुझे मुल्क से बाहर से जब फ़ोन करते हैं तो वो मैं उन्हें कहता हूँ यार कॉल बैक कर लो मुझे, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे उन ममालिक से, दुबई, सऊदी अरब, जहाँ से व्हाट्सएप नहीं है। हाँ, तो वो जो है उनकी ज़रा सी उनकी एक तो पॉकेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा उनके पैकेजेस अनलिमिटेड कॉल वाले होते हैं। तो मैं अक्सर बोल देता हूँ कोई शर्म की बात नहीं है। तो इट विल बी अ 2-वे ट्रैफिक, और 5 मिनट इज एनफ। और अगर बहुत ही गरीब आदमी को प्रॉब्लम है 4.5 मिनट में काट देगा करे कॉल, फिर वापस मिला लें। अनलिमिटेड पैकेजेस तो आते हैं, मोबाइल कंपनीज को पैकेजेस भी लेंगे। इसको
मुजम्मिल असलम साहब, लेकिन ये भी तो तनकीद हो रही है कि आप पहले हम 100 रुपए का कार्ड डलवाते हैं, 87-88 रुपए हमारे पास आ रहे होते हैं, मजीद आपने हमारी कॉल्स पर भी चेक रख लिया है, चले 4.59 पे अब कभी काट लेंगे कभी नहीं काट पाएंगे। नहीं, लेकिन अब बात ये है ना कि मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत सारे मेरे मुलाजमीन भी हैं यहाँ पे, अब वो डेली 25 रुपए या 20 रुपए में अनलिमिटेड पैकेज मिलता है। हाँ जी, 10-10 घंटे फोन पे बात करते रहते हैं, दोस्तों को मिला लेते हैं, कभी काम मिला लेते हैं। चलो घर पे आपको अगर किसी को घर पे बात भी करनी है, कभी लंबी बात करनी है तो महीने में एक दफ़ा कर ले, हफ्ते में एक दफ़ा कर ले। एक दिन में घर में 1-1, 1.5 घंटा बात करने की बात ही नहीं बनती, मैं समझता ही नहीं हूँ। और ये पहले 5 मिनट के बाद लगेगी, फिर उसके बाद लगेगी। ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, हमने कुछ लोगों से बात की थी, वो ये कह रहे थे कि खासतौर पे छोटे दुकानदार वो कहते हैं हमारा बिजनेस फ़ोन पे चल रहा होता है, हम बात कर रहे होते हैं, हम लोगों को चीज़ें समझा रहे होते हैं, तो हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे, हुकूमत को वापस ले लेना चाहिए। हम सिर्फ उन लोगों को तो नहीं देख सकते कि जो वो स्टूडेंट्स जो कॉल पैकेजेस पे बात करते हैं, या फिर उन मुलाजमीन को, या हम खुद को उसमें नहीं रख सकते कि हम बोर हो रहे हैं तो किसी को कॉल मिला लें, बाकियों को भी तो देखना होगा। देखें, गरीब आदमी की, अभी आपने कहा छोटे दुकानदार आदमी जो है, मतलब जिसके पास दुकान है, सामान है, वो ले लेंगे वाईफाई, वो फ़ोन ले लेंगे। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि इस मुल्क में मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा, गरीब आदमी को गरीब करके जो है सारे जो है ये बड़े छोटे मिलके अपने फ़ायदे निकाल के इस मुल्क को जो है हमने कंगाल कर दिया। कोई गरीब आदमी अगर है तो वो गरीब आदमी के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो घंटों बात करेगा, ठीक है। तो ये, और दुनिया में टेलीफोन का जो सबसे सस्ता दुनिया का टेलीफोन है ना, जिसके जो वो पाकिस्तान है। आप बाहर निकल जाएं, आप अपने पड़ोस ममालिक के ही सिर्फ टेलीफोन के चार्जेस चेक कर लें, वो जो आते हैं रिलायंस जियो वगैरह, वो भी झूठ बोल रहे होते हैं, उनके भी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब देखिए हर मामले में तो तनकीद अगर आप कर दें कि जी गरीब आदमी दूध दही पे लग गया तो वो मोटा ताजा कैसे होगा, गरीब आदमी रात को कैसे आपके मुताबिक सर ये लग्जरी टैक्स है चलेगा, तो फिर टैक्स हुकूमत कहाँ से ले भाई? कोई जगह बता दे, कोई नई जगह बता दे। 12 रुपए तो 100 पे काट रही है हुकूमत, डबल टैक्सेशन नहीं हो रही, कि पहले तो 100 रुपए पे 12 रुपए काट रही है, उसके बाद वो बेचारा उस 88 रुपए से कॉल कर रहा है, फिर टैक्स काट रही है। बेचारा कौन, उसमें तो आप अपने लिए भी बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। मसला ये नहीं है, बेचारा कोई नहीं होता भाई। अब बेचारे को हमें आप पे हुकूमत खर्च भी करती है, वापस ये स्पेंड बैक भी करती है हम पे। अब हुकूमत को अपने कर्जे उतारने हैं, अभी आपको सब्सिडीज दे रही है, 700 अरब रुपए की सब्सिडी देगी बिजली में, वो कहाँ से हुकूमत देगी? कोई इमरान खान ने अपना बैंक अकाउंट तो आपके लिए नहीं रखा हुआ, या वो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब तो नहीं पैसे जमा कराते, अवाम ने ही देने हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, अच्छी बात होती है कि आप अवाम की तर्जुमानी करें, लेकिन अच्छी बात ये भी होती है कि अवाम को कुछ चीज़ें समझाएं भी। चलें ठीक है मुजम्मिल असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर इसका सोल्यूशन है कि टैक्स ज़्यादा कर दिया जाए, और क्योंकि आम आदमी को तो वो टैक्स देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कर्जे उतारने हैं, तो फिर तो हर चीज़ पे अगर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो आम आदमी को तो देना ही पड़ेगा। लेकिन टैक्स बढ़ाया गया, इस पे हम गरीब आदमी की बात करें, लेकिन टेलीकॉम जो कंपनीज हैं वो भी कह रही हैं कि नाकाबिल अमल जो है ये बात है, तो इसको उन्होंने नाकाबिल अमल करार दिया है। चलें हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हम बात करेंगे दुनिया में खुराक की कमी का बहरान, क्योंकि गुज़श्ता 3 वर्षों से देखा जाए तो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। लेकिन कोविड-19 के बाद इस बहरान ने मज़ीद कई बहरान भी पैदा कर दिए। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए हमजा, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक साल 2021 में कोविड से मुतासर ममालिक में दुनिया की 11% आबादी को रात को खाना ही नसीब नहीं होता है। हाँ जी, और इस वक्त 43 ममालिक के 41 मिलियन लोग कहत के दहाने पर खड़े हैं, और सिर्फ 2 साल कबल ये तादाद 27 मिलियन थी। और ये आप कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि किस तेज़ी से जो है लोग उस दहाने पर मौजूद हैं। आलमी इदारा सेहत की हालिया अलमनाक रिपोर्ट, इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि 5 साल की उम्र से कम उम्र 14,500 बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से हलाक हो जाते हैं। बिल्कुल, और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है हमजा कि कहत जैसी सूरत हाल पैदा होने की वजूहात में बाहमी तनाज़ात हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, जबकि मुआशी अदम इस्तेहकाम जैसे अवामिल भी इसमें शामिल हैं। अगर
इसके साथ साथ अगर बात की जाए तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि एक तरफ तो लाखों अफराद भूख से बिलक रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ टनों खुराक जो है वो ज़ाया भी हो रही है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दुनिया भर में हर साल 900 मिलियन टन से ज़्यादा खाने की अशिया जो है वो ज़ाया कर दी जाती है। और इसमें यकीन कीजिए कि हमारा भी शेयर है, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया कर रहे होते हैं। खैर, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलामु अलैकुम। सर, खाने का ज़िया कितना बड़ा मसला है और खाने का ज़िया हम रोक कैसे सकते हैं? क्या हुकूमती लेवल पर कोई इक़दाम हो सकते हैं या फिर हमें इनफरादी तौर पर यह करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने से पहले आप कह लें कि ज़िया है वो है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कहते हैं कि जब फसल पकती है तो काटने के दौरान कितना लॉस है, फिर उसको स्टोरेज के दौरान, या आप कह लें कि उसको प्रोसेस करने से पहले कितना कितना लॉस है। सो ग्रेन में अगर देखें हम चावल, मकई और गंदम में, तो वहाँ पे जो लॉसेज हैं वो 10 से 15% हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। उनको कीड़ा खा जाता है या रास्ते में ख़राब हो जाते हैं, या आप कह लें कि ड्यूरिंग द स्टोरेज वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। और जो पेरिशेबल है यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनका लॉस 35 से 40% है। फिर जो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग लॉसेज हैं वो भी कोई 6 से 7% हार्वेस्टिंग के दौरान, जो पुरानी मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं कटाई के लिए, तो उससे लॉस 7 से 8% होता है। अगर नई मशीनरी के साथ हम कटाई करें, प्रॉपर मशीनरी हो, तो उससे लॉस 2 से 3% होता है। तो 5 से 6% ज़्यादा लॉस पुरानी मशीनरी से भी हमारा पैदावार का होता है। फर्ज करें 60 मन पैदावार आनी है तो 5% लॉस का मतलब है कि 3 मन पैदावार कम हो जाती है, ज़्यादा चढ़ती है। सो 2 लॉसेज तो यहाँ पे होते हैं। फिर आ जाता है कि जो आप होटल्स में अगर देखें तो रेस्टोरेंट्स में वहाँ लॉस ज़्यादा होता है डेफिनेटली। एक तो वहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो लोग आते हैं 5 स्टार होटल में या फिर अच्छे रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है, लिहाजा इतनी केयर नहीं करते। और जो मतलब स्पेशली इंडिविजुअल जो ऑर्डर होता है उसमें लॉसेस ज़्यादा हैं। अगर कहीं बूफे है तो उसमें लॉसेस कम है। तो ये जो लॉसेस हैं वो 3 स्टेजेस आप कह रहे हैं, कटाई के दौरान, आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट और फिर आफ्टर कुकिंग। तो इसका हल ये है कि आप की जो हार्वेस्टिंग की मशीनरी है वो ठीक हो, नंबर 2 जो है कि आगे ड्राइंग और ग्रेडिंग की मशीनरी ठीक हो, फिर स्टोरेज आपकी ठीक हो, फिर आपके कोल्ड स्टोरेज ठीक हो, फिर फूड प्रोसेसिंग हो। फूड प्रोसेसिंग अगर होगी तो उसमें लॉस नहीं। ये जो आपके बिस्किट्स हैं तो उसका लॉस नहीं होता। अगर आपने रोटी पकाई हुई है तो रोटी एक वक्त में अगर आप नहीं खा सकते तो उसका लॉस हो जाएगा। डबल रोटी का इस तरह लॉस नहीं होगा, दूसरी रोटी का हो जाएगा। सो आप कह रहे जितनी प्रोसेस फूड होगी लॉस कम होगा। कच्चे टमाटर का लॉस होगा लेकिन प्यूरी का लॉस नहीं होगा, या केचप का लॉस नहीं होगा। जो मैंगो है या सिट्रस है वो खराब हो सकता है, बट अगर उसकी पल्प आपने बना लिया तो वो लॉस नहीं होगा। सो फूड प्रोसेसिंग की जरूरत है, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, ग्रेडिंग की जरूरत है, ग्रेन स्टोरेज की जरूरत है और अच्छी मशीनरी से। जमशेद चीमा साहब, कई साल बात हो रही है, क्या हुकूमती डेटा की बुनियाद पर बारिशों और फसलों की प्रोडक्शन का अंदाजा लगाकर मुमकिन कहत साली का पता लगाया जा सकता है? जी डेफिनेटली आजकल तो ये बड़ा ही प्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो लोग 108 किलो आटा खाते हैं, यहाँ पे तकरीबन 20-21 किलो चावल खाते हैं, 21 किलो चावल खाते हैं। यहाँ तकरीबन 25 किलो के लगभग हम चीनी खाते हैं। हम तकरीबन 200 किलो के लगभग हम दूध पीते हैं। हम 63 किलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं। सो हर चीज़ की डाटा मौजूद है। उसमें टमाटर कितना खाते हैं, आलू कितना खाते हैं, गोश्त कितना खाते हैं, दालें कितनी खाते हैं। 7 किलो हम दालें खाते हैं। हमको तकरीबन 30-32 किलो हम इस वक्त एनुअल गोश्त खा रहे हैं। सो आटे जो अंडे हैं ये 177 हम सालाना खाते हैं। सो हर चीज़ जो है उसका डाटा मौजूद है। लिहाजा प्रोडक्शन कितनी होनी है, उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, नहरी सिस्टम में पानी कितना आना है और बारिशें वैसे कितनी होनी है, अंडरग्राउंड से कितना पंप कर सकते हैं आप, वो हर चीज़ का डाटा मौजूद है। लिहाजा ये जो पुराना साल था कैद साली का वो तो नहीं है आज। मतलब आप कह लें कि आपके साथ आपके पास हर चीज़ प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर आपने रिसर्च नहीं की, अगर आप जिसे कहते हैं कमर्शियल ज़राअत नहीं करते, अगर ज़राअत से ज़्यादा खुराक पे फोकस नहीं करते, तो फिर आपको सारा पता भी हो तो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फिर यू आर बाउंड टू बी स्टार्ट कि फिर कैद साली की तरफ आपने जाना ही जाना है। फिर अगर आप कह लें कि बारिशें हों भी और आपकी प्रोडक्शन कम हो, बारिशें भी आपको हेल्प ना कर सकें प्रोडक्शन में, तो कैद साली से कौन आपको रोक सकता है?
सो आप कह लें ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च कितनी है, आपने वेराइटीज़ कौन सी, जेनेटिक मटीरियल कौन सा लेके आए हैं, फिर आप ज़मीन की तैयारी में जो आपकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं वो कितनी अच्छी हैं कि जिसमें पानी ज़ाया ना हो, या पानी अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो पानी निकल जाए, ड्रेनेज प्रॉपर हो जाए, फिर पानी स्टोरेज हो जाए, फिर यू कैन से कि ये जो बाकी इनपुट्स हैं उनका यूजेज जो है वो प्रॉपरली पहले इन टाइम हो, स्टीवर्डशिप उसके साथ मौजूद हो, तो ये इससे बिल्कुल बचा जा सकता है। ये कोई इशू नहीं है। इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये है कि प्रॉपर आप टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट दोनों का कम्बिनेशन इस्तेमाल करें। चीमा साहब, ग्लोबल वार्मिंग को भी जो है फूड सिक्योरिटी के साथ जो है जोड़ा जा रहा होता है, क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के फूड सिक्योरिटी पर? ग्लोबल वार्मिंग के दो तीन तरह के असरात हैं। एक तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से आपकी जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस बढ़ जाता है सोसाइटी में, और जो स्ट्रेस बढ़ता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फसल जो है, फसल की अच्छी पैदावार, जो पौधा खुश रहता है वो रहता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके दरमियान पौधा ज़्यादा अच्छी पैदावार देता है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपका टेम्परेचर +40 चला है, +35 चला जाए, 38 चला जाता है, तो योर प्लांट इज इन स्ट्रेस। दूसरा ये कि बाज़ पौधे जो सर्दियों के पौधे हैं वो तो 25 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं करते, 27 डिग्री भी बर्दाश्त नहीं करते, वो कम टेम्परेचर बर्दाश्त करते हैं। और अगर आप गर्मी जल्दी आ जाए, सर्दी का मौसम छोटा आ जाए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो सर्दियों की फसलें जो हैं उनकी पैदावार कम हो जाएगी। दूसरा, गर्मी में अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ये गर्मी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए, तो ज़्यादा गर्मी में फ्रूट सेटिंग नहीं होती, वो ग्रेन में भी नहीं होती, फसलों में भी नहीं होती, और फलों की भी नहीं होती। ज़्यादा गर्मी में जब ग्रेन सेटिंग नहीं होती, तो अगर आपकी गर्मी लंबी हो गई, आपका समर सीजन लंबा हो गया, तो जो टाइम है, जो माइल्ड टेम्परेचर का है, जो मुनासिब टेम्परेचर का है, खुशगवार मौसम का टाइम है, वो अगर डिले हो जाता है, तो गर्मी में फसल के मैच्योरिटी का टाइम आ गया है, तो उससे पैदावार कम हो जाती है डेफिनेटली। लिहाजा ग्लोबल वार्मिंग फिर ये है कि जो पैदावार आती है उसमें प्रोटीन परसेंटेज वो नहीं होगी, उसमें जिंक की या फेरस की या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो फिक्सेशन है वो नहीं होगी। सो क्वालिटी जो है, क्वालिटी भी आप पहले हैम्पर होगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। सही है। तो दोनों तरह का इशू है कि आजकल दुनिया में रिसर्च हो रही है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जितनी इस वक्त 12% अंदर में प्रोटीन है, तो उस वक्त कितनी होगी। तो मुख्तलिफ मेजरमेंट हो रही हैं और अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि कितने आप पहले मेजर हो रहे हैं कि ये तो अंदाजा लगाया जा रहा है चीमा साहब, लेकिन ये बताइएगा क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान को खाने पीने की जो अशिया उनमें खुद मुख्तार बनाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ इकदाम भी कर रही है? देखें, ये खुद मुख्तार नहीं होना किसी ने। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो यू विल बी एन एक्सपोर्टर, और खुदा न खास्ता अगर आप बुरा परफॉर्म करते हैं तो यू विल बी ए बिग इम्पोर्टर। सो 22 करोड़ लोगों के लिए मेजर्ड चीज़ें नहीं पैदा होती। सो हमें ज़रूरत यह है कि हम रिसर्च करें, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम बेहतरीन मैनेजमेंट प्रैक्टिस इस्तेमाल करें, नेचुरल रिसोर्सेज पानी की शक्ल में हों या 22 करोड़ एकड़ की जो ज़मीन की जियोग्राफी है उसकी शक्ल में हों। फिर हम अपनी पॉपुलेशन को कितना ज़्यादा कल्चर डेवलप करते हैं कि वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ जाएं। सो आपने कल्चर बनाना है ज़राअत का, कश्मीर में आपने ज़राअत को प्रमोट करना है, वहाँ सूटेबल पौधे। सो आप कह लें कि ये डेफिनेटली यू कैन से कि ये अचीवेबल है, फूड सिक्योरिटी भी अचीवेबल है, और हम एक्सपोर्ट कर जाएंगे। इमरान खान साहब का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसके मुताबिक आपने डबल पैदावार करनी है ग्रेन की अगले 7 साल में, आपने 5 टाइम ज़्यादा पैदावार करनी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, आपने पोल्ट्री को प्रमोट करना है, आपने 3 गुना दूध बढ़ाना है, आपने लाइफ स्टॉक को प्रमोट करना है, गोश्त के लिए गोश्त आपने एक्सपोर्ट करना है, फिर आपने दालों की पैदावार बढ़ानी है, दालों में आपने थोड़ा ब्रॉड करना है। हम मटर नहीं खा रहे, मटर जो है, मटर मतलब ऑस्ट्रेलिया और ये जो क्या नाम है न्यूजीलैंड और बहुत सारे मुल्कों में मटर को एज ए पीस को ज़्यादा खाया जाता है, एज ए यू कैन से पल्सेस। तो हमें अपनी पल्सेस की जो वैरायटी है उसको बड़ा करना है। फिर जो किंग बीन्स जिसे कहते हैं सोयाबीन, जो किंग बीन कहा जाता है, दुनिया की सबसे वंडर किस्म की बीन है, वो उसको यहाँ पे लोकली हमने ग्रो करना है, ऑलिव को यहाँ पे ग्रो करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बड़ी ड्राइव चलानी है। लिहाजा उससे हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे और एक्सपोर्टर भी बनेंगे।
ठीक है जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। अच्छा हमजा, जैसे मैं ये तो हमारा एक टॉपिक था, हम इससे ज़रा हट के मैं कोई कल क्योंकि मेरा ऑफ था, तो जैसे मुझे मेरे हस्बैंड ने ऑफ़र की भूरबन की सैर की। अच्छा। तो मैंने क्योंकि आ जाना था मॉर्निंग शो के लिए, तो मैं वहाँ जा नहीं सकी। तो फिर तुमने मुझे जब ऑफ़र की थी गिलगित बल्तिस्तान की कि आज गिलगित बल्तिस्तान की सैर कराऊंगा, तो हमारे व्यूअर्स को बताओ तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान की सैर अब कैसे कराओ? हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की सैर में तुम्हें ऐसे करवाऊंगा कि वहाँ पर रजब अली कमर को हमने भेजा है कि रजब आप जाएँ, आप हमें बताएं। तो वो ज़िला शिगर में जो वाक़ई मशहूर तफरीही मकाम है हशोपी गार्डन, वहाँ पर सयाहों के लिए इसको जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर वो गए हुए हैं। तो अच्छा, तो मुझे ऐसे सैर कराओगे वहाँ? ठीक है ना, रजब वहाँ पर मौजूद है, ऐसे ही समझो कि हम वहाँ पर मौजूद हैं। तो रजब अब हमें बताएंगे कि सियाती मकाम का रुख कितनी बड़ी तादाद में ज़िया कर रहे हैं। जी रजब बताइएगा ज़रा इकरा को। वाक़ा मशहूर तफरीही मुकाम हशुपी गार्डन में हशुपी गार्डन में इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से गर्मी के सताए सयाहों की बड़ी तादाद जो है इसका रुख कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के फूल खिले हुए हैं और चेरी के फसल भी तैयार होकर जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। इस गार्डन के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत शिगर ग़ुलामुल्लाह साकिब साहब से। इन्हीं से हम जानते हैं कि इस कदीम तफरीही मुकाम के हवाले से सर आप हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। ये इस वक्त हम खड़े हैं हशुपी एग्रीकल्चर ज़री तोसी सेंटर। बेसिकली ये जो बाग है वो फार्मर एजुकेशन के लिए है, और आपको पता है जितना आप फार्मर को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे हम अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकेंगे। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये एक तो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ फ्रूट्स की जो है ना मॉडल्स लगे हुए हैं, और 2 साल पहले महकमा ज़राअत ने यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का एक सेक्शन भी खोला। हम यहाँ पे इस वक्त फ्रूट कल्चर, वेजिटेबल कल्चर, खुसूसन कमर्शियल वेजिटेबल कल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये बाग जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो मॉडल भी है, इसके साथ भी सयाह भी बड़ी तादाद में इसका खुसूसी नज़ारा करने आते हैं। यहाँ के मुकामी किसान जो है यहाँ से मुख्तलिफ़ फूलों के अक़साम से जो है वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रजब, आपने सैर करवाई है। बहुत शुक्रिया हमजा, बहुत मज़ा आया। यकीनन हमारे देखने वालों को भी बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि वाकई में जन्नत से कम नहीं थी ये जगह, बहुत खूबसूरत जगह। तुम्हारी सैर करवा दी, तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ, यकीनन हमारे देखने वाले भी खुश होंगे कि उन्होंने भी इतनी खूबसूरत जगह का जो है ना नज़ारा कर लिया। अब क्रिकेट शायकीन जो है उनको भी थोड़ा सा खुश करते हैं ना, उनको भी बताते हैं कि 18 साल बाद जो है न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। इसके लिए हम ये कहें कि कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, कुछ सोचना शुरू कर दिया गया, और शायद ऐसा मुमकिन भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी। और कीवी टीम जो है वो सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के दौरे के लिए वो भी पुरुम्मीद हैं। अब तक सब अच्छा है, और हमें सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई जा रही है। और चीफ एग्जीक्यूटिव न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा है कि हम पूरा एतमाद हैं कि पाकिस्तान का दौरा करेंगे, और बहुत अच्छी बात है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम भी अब पाकिस्तान का दौरा करती है, और हम देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस वक्त तो इंग्लैंड में मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ये कौमी क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड में पहुंच गई है, और पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन वनडे सीरीज़ का आगाज़ भी 8 जुलाई से होगा। यकीनन ये एक अच्छी खबर है हमजा, क्योंकि न्यूजीलैंड की जब टीम भी आ रही है, पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद है, तो मेरा ख्याल है अच्छी खबरें आएंगी वहाँ से, अच्छी खबरें आएंगी। और फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले अगर हम न्यूजीलैंड से भी खेल रहे होंगे, PSL से तो हम वापस आ चुके हैं, और फिर भारत से अबू धाबी या UAE मुंतकिल होना उसका T20 वर्ल्ड कप का, तो उससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हो रहा होगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले न्यूजीलैंड की बात कर लें थोड़ी सी, कि न्यूजीलैंड अगर आ जाती है तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे क्रिकेट खेलते हुए ये कितनी अच्छी खबर होगी, और हमें कितना आपको उम्मीद रहना चाहिए कि आएगी न्यूजीलैंड की टीम? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट से हटके क्रिकेट का फायदा कितना होता है पाकिस्तान को, इससे बड़ा फायदा पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान एक मरतबा से फिर जो बैन अवी दुनिया जो क्रिकेट थी उससे जो जुड़ा हुआ था वो बहाल हो रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा खुशहाल चीज़ है। 2009 में श्रीलंका टीम पर जो हमला हुआ था, उसके बाद जो मुश्किल वक्त पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल ने देखा है, जो क्रिकेट देखना चाहती थी, क्रिकेट को पसंद करती है, उसने बहुत तकलीफ में गुजारे हैं दिन।
PSL के आगाज के बाद 2017 में जब पाकिस्तान में पहली मरतबा PSL का फाइनल हुआ और उसके बाद से हालात जो बदले हैं और सबसे बेहतर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल जिस तरह से बेहतर हुई है, लोगों का राब्ता पाकिस्तान के साथ बेहतर हुआ है और पाकिस्तान में जो खेलों की सरगर्मियां मुनक़ता थी वो बहाल हो रही हैं और न्यूजीलैंड की टीम अगर पाकिस्तान आती है तो ये एक मरहला आगे जाएगा, एक कदम हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत खुश आएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमसे ये बताना भी जरूरी है कि देखिए, पाकिस्तान कभी भी दुनिया क्रिकेट में ऐसा मुल्क नहीं रहा कि जहां पर लोग आकर खेलना ना चाहते हो। हाँ जी। जहां पर लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते, खेलने के लिए आना चाहें और वो हिचकिचाएं, ऐसा कभी नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल थी जब अमन व अमान की हालात खराब हुए, दुनिया पाकिस्तान से दूर हो गई। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान की वजह से, हमारे पुलिस रेंजर्स और हमारे पाकिस्तानियों की वजह से हमने जो 70,000 कीमती जानों की कुर्बानी दी, जो खून बहा, जो शहदा का खून है, उसके बाद हम दोबारा यकीनन कोशिशें हमने जो की हैं उससे हालात तो बेहतर हुए हैं। लेकिन इमरान ये बताइएगा, ये भी खबरें आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो अब शिफ्ट हो रहा है UAE में, तो इससे अगर ये शिफ्ट हो जाए UAE में तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा वहाँ पर मैचेस खेलने से? देखिए, फायदा पाकिस्तान को अगर होना है तो वो पाकिस्तान को इंग्लैंड में भी हो सकता है, पाकिस्तान को बांग्लादेश में भी नहीं हो सकता और पाकिस्तान को UAE में भी नहीं हो सकता। अच्छा। पाकिस्तान देखिए, अपने जो T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी पाकिस्तान ने, वो इंग्लैंड में जीती थी और अपना जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप था वो ऑस्ट्रेलिया में जीता था। तो दोनों पाकिस्तान को सूट नहीं करते हैं। दोनों जगह पर पाकिस्तान कभी ये नहीं कहा जाता कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। इसलिए अब अगर UAE में शिफ्ट हो जाता है तो उसकी जो इंडिया से शिफ्ट हो रहा है उसकी बड़ी वजह कोरोना है। अब अगर पाकिस्तान वहां पर चला जाता है तो अगर टीम अच्छी तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जहां मर्जी ले जाएं, भले आप कहें जी मिसबाउल हक खान नयादी साहब के होम ग्राउंड में आप मियांवाली में ले जाएं, भले आप कहें कि सरफराज के होम ग्राउंड कराची, भले आप कहेंगे KPK में ले जाएं, सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के ज्यादा वहां से खेलते हैं, बड़े लाहौर में बाबर आजम के शहर में ले आए, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, परफॉर्मेंस ही देनी होगी, 11 परफॉर्म ही करना होगा। ठीक है, इंग्लैंड के टूर की बात करते हैं, उससे पहले बाबर आजम का एक पैगाम है शायकीन के नाम, वो जरा पहले सुना देते हैं। प्यारे क्रिकेट फैंस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लेयर्स का और फैंस का ताल्लुक बहुत ही शानदार होता है। दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है और ये ताल्लुक दिन ब दिन मैच्योर होता जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे स्पेशल बात भी उसके फैंस हैं जो हर अच्छे और बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब बात हो इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानियों की तो उनकी क्या ही बात है। पाकिस्तान के बाद अगर हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिली है तो वो इंग्लैंड है। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पिछली बार टूर पर हमने इनको ग्राउंड में बहुत मिस किया था, बट इस बार ये सब ग्राउंड में होंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी अपने घरों में टीवी और सोशल मीडिया के थ्रू हमें सपोर्ट करना, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम यहाँ जीत के जज्बे के साथ आए हैं और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। जी, ये पैगाम आपने सुना है। इमरान, ये बताइएगा कि इस पैगाम के ऊपर बात करने से पहले स्टार मेकिंग एक पूरी टेक्निक है, पूरा प्रोसेस है। हम भारत को देखते रहे हैं कि भारत इस तरह से करता रहे। हमें बहुत अरसे बाद कोई नज़र आया कि पाकिस्तान ने भी कोई कोशिश शुरू की है कि स्टार मेकिंग को, जिस तरह से हम बाबर आजम जब कैप्टन बने तो उनकी वीडियो हमने निकाली और अब हम इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कितना फ़ायदा होता है खिलाड़ियों को, वो कितना बेहतर फील करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको स्टार कारकर्दगी बनाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने खेल के मयार को बुलंद करने के लिए इकदाम करने हैं और ऐसे इकदाम करने हैं कि बाबर आजम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और इस तरह से खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम को मिलते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा इंतजामिया है इसकी बहुत ज्यादा तवज्जो डिजिटल के ऊपर है। ये आप पैगाम जारी कर रहे हैं, आप सारी चीजें करें, ये देखें बहुत खुश आइंद है। अगर आपके टॉप प्लेयर्स आपके शायकीन के साथ बातचीत करते हैं या इस किस्म की वीडियो आती हैं, ये इस लिहाज से तो खुश आइंद है कि आप एक खुशकुन चेहरा बना दिखाते हैं। आप अपने खिलाड़ियों के मुख्तलिफ
जो सरगर्मियां हैं उनको दिखाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप क्रिकेट के मयार को बुलंद करने के लिए क्या कर रहे हैं? आपके पास बाबर आजम के बाद क्या है, आपके पास बाबर आजम के साथ क्या है, आपके पास मोहम्मद रिजवान के साथ क्या है? तो सबसे बड़ी जो स्टार मेकिंग है ना, वो क्रिकेट खेल के मयार को बुलंद करने के साथ जुड़ी है। अगर आपके पास टॉप क्रिकेटर्स नहीं होंगे, अच्छे क्रिकेटर्स नहीं होंगे, तो आप डिजिटल पे वीडियोस दिखा करके ना अपना मयार बुलंद कर सकते हैं, ना मैचेस जीत सकते हैं। हॉकी में कोई कम स्टार्स नहीं थे पाकिस्तान के पास। हॉकी नीचे क्यों आई? क्योंकि हम हारना शुरू हो गए, हम इतने नीचे चले, 18वें नंबर पर चले गए। अच्छा इमरान, बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में मिडिल ऑर्डर को बेहतर करने के लिए कौमी टीम को क्या करना होगा? देखिए, कौमी टीम को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे मिडिल ऑर्डर में है कौन, हमने किन के साथ जाना है। आप देखें कि गुज़िश्ता 8 माह, साल, 1.5 साल में जिन खिलाड़ियों को पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर में मौके दिए, वो सारे के सारे आज पाकिस्तान की टीम में नजर नहीं आते हैं। आज हैदर अली पाकिस्तान की टीम में नहीं है, आज हुसैन तलत नहीं है, आज इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान की टीम में नहीं है, आज आसिफ अली पाकिस्तान की टीम में नहीं है, और अब भी ये नहीं पता है कि आपने नंबर 5-6 पर किसके साथ खेलना है। इसलिए जो मिडिल ऑर्डर का मसला है वो बड़ा संजीदा है, और ये आप साउथ अफ्रीका में भी देखें, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हम किस तरह से कोलैप्स हुए थे। तो मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान के मसाइल है वो बहुत संजीदा नौयत के हैं। अब आए हैं सुहेब मकसूद, आप देखें कि इन्होंने जो परफॉर्म किया है PSL में, वो मुख्तलिफ नंबर पर है। पाकिस्तान टीम में आएंगे तो हो सकता है मुख्तलिफ नंबर पर आ जाए। फिर आजम खान को शामिल किया, अल्लाह करे कि वो परफॉर्म करें, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ उन्हें पाकिस्तान की टीम में शामिल किया गया है, हमें कोई पाकिस्तानी ये तो ख्वाहिश नहीं करता कि वो नाकाम हो। आजम खान से बड़ी उम्मीदें हैं, अल्लाह करे कि वो रन करें, सुहेब मकसूद रन करें, हफीज की फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई है। तो ये सारे अच्छे क्रिकेटर्स तो हैं, लेकिन क्या ये जी इमरान, साथ ये भी बता दीजिए कि हमने ये देखा कि हम आखिरी दिन ये फैसला कर सकते हैं कि शुएब मकसूद को हम लेके जा सकते हैं, हैदर अली ने बहुत बड़ी गलती कर दी है तो हम तब्दीली कर सकते थे, यानी कि ये हमने सीख लिया। तो क्या शुएब मलिक वाली तब्दीली नहीं हो सकती थी आखिरी दिन में, जब ये शुएब मकसूद वाली हुई है? देखिए, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। सुहेब आ सकते हैं तो शुएब क्यों नहीं आ सकते? इसका फैसला पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने देखना है कि हमें किस चीज में मसाइल आ रहे हैं। हमें मसाइल आ रहे हैं काम में, खिलाड़ी लंबा नहीं खेल पाते हैं, खिलाड़ी सूरत हाल के मुताबिक नहीं खेल पाते हैं, बल्लेबाज विकेट के ऊपर गुजारते हुए मैच समझ पाते हैं। शुएब में वो सलाहियतें मौजूद हैं, वो अच्छे तरीके से इनिंग्स बिल्ड करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। और अगर कोई खिलाड़ी आपकी जरूरत है तो आपको उसके चेहरे को नहीं देखना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। शुएब मकसूद की कारकर्दगी आपके सामने, शुएब मलिक को देखें जिस तरह, बिल्कुल शुएब मलिक की उम्र को मत देखें, शुएब मलिक की शक्ल को मत देखें, शुएब मलिक की कारकर्दगी को देखें। और 5वें 6ठे नंबर पर ये चाहिए, शुएब मलिक वहाँ पर मौजूद हैं, तो हम देखेंगे फ्यूचर में क्या फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। आज इजाज़त लेते हैं, कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे।